हेलो एवरीवन। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज बच्चों हम लोग 17 अप्रैल को जो फुल लेंथ टेस्ट हुआ है उसका पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक, तो फिजिक्स से शुरुआत करते हैं और सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या बोलते हो, स्टार्ट करें? चलो, तो सीधे फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्या बोलना चाह रहा है, चलो देखते हैं इसमें। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ वेक्टर ए वेक्टर पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड्स एंड बी पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक, एक वेक्टर अपवर्ड है और एक नॉर्थ में, और ये बोल रहा है ए क्रॉस बी की वैल्यू होगी। ठीक, तो चलो कुछ डायरेक्शंस डिफाइन कर देते हैं। मान लो मैं इस डायरेक्शन को बोलता हूं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। मैंने इस डायरेक्शन को नॉर्थ डिफाइन करा है, इसको साउथ डिफाइन करा है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ए वेक्टर पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड, तो राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, ए वेक्टर को वर्टिकली अपवर्ड चलाते हैं। बी वेक्टर पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ मैंने इधर डिफाइन किया था तो वर्टिकली अपवर्ड्स और नॉर्थ। ठीक, तो जब हम फिंगर्स को वर्टिकली अपवर्ड चला के नॉर्थ में बेंड करते हैं तो थंब जो है वो वेस्ट में चला जाता है। तो ए क्रॉस बी अगर आप राइट हैंड थंब रूल से चेक करोगे तो डायरेक्शन आएगी अलोंग वेस्ट। ठीक, तो अलोंग वेस्ट इसका सही जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द डेंसिटी ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग मास एंड लेंथ। मास और लेंथ मेजर किया। If the maximum error in the measurement of mass and length are 4 and 3% respectively, the maximum error in the measurement of density। ठीक है, ये बोल रहा है कि घन का द्रव्यमान हमने मापा है, लंबाई मापी है और इन दोनों की सहायता से घनत्व का मापन किया गया। घनत्व गलत माप लिया, 4 और 3% की एरर कर दी इसमें। तो कुल त्रुटि कितनी होगी, कुल प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, ये पूछा गया। तो देखो, डेंसिटी का घनत्व का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब क्योंकि लेंथ मेजर की गई है तो मास को m और वॉल्यूम को L क्यूब लिख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब अगर हम इसके परसेंटेज एरर का फॉर्मूला बनाए तो ये आएगा परसेंटेज एरर मास में प्लस पावर आ जाती है, आगे आपने पढ़ा होगा, 3 टाइम्स परसेंटेज एरर लेंथ में। अब मास में जो एरर की गई है वो 4% की है, देखो 4%, तो ये आ जाएगा 4% प्लस लेंथ में जो एरर की गई वो 3% की है, तो यहां आ जाएगा 3 इंटू 3%। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 प्लस 9, दैट इज 13%। 13% इसका सही जवाब होगा। ठीक है, 13% विल बी द करेक्ट आंसर। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये बोल रहा है कि 3 पार्टिकल्स ए बी एंड सी प्रोजेक्टेड फ्रॉम सेम पॉइंट, 3 पार्टिकल है from the same point with the same initial speed making 30, 40 and 60 degree respectively with the horizontally। ठीक है, 3 कण है एबीसी जिनको अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग एंगल पे फेंका गया है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? चलो पहले समझते हैं किस किस एंगल पे फेंका है। 30 और 60 और 45, ये 3 एंगल है। तो अगर आप ध्यान से देखो 30 और 60 तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, जिनका योग 90 डिग्री आ जाता है वो कैसे कोण होते हैं बच्चों? वो तो पूरक कोण होता है। ठीक, तो ये दोनों कैसे एंगल हो गए बच्चों? ये हो गए आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये बात समझ में आ रही है? ये हो गए आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए क्या होता है, रेंज सेम होती है, तो इनकी तो रेंज सेम होगी, इनके क्षैतिज परास बराबर होंगे। और 45 डिग्री के लिए आर मैक्सिमम मिलता है। 45 डिग्री पे जब हम बात करते हैं तो आर मैक्सिमम मिलता है। ठीक, तो क्या ऑप्शंस बोल रहे हैं समझ लेते हैं। ए बी एंड सी हैव अनइक्वल रेंज, गलत है। रेंज ऑफ ए एंड सी आर लेस देन दैट ऑफ बी, ए और सी की रेंज बी से कम होगी, सही है। रेंज ऑफ ए एंड सी आर इक्वल एंड लेस देन दैट ऑफ बी, ये ज्यादा सही है। ए और बी की रेंज इक्वल है एंड ए और सी की रेंज इक्वल है और बी से छोटी भी है, तो ये ज्यादा करेक्ट आंसर दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ए और सी तो एक ही पॉइंट पे गिरेंगे, 30 डिग्री और 60 डिग्री वाला एक ही पॉइंट पे गिरेगा और 45 डिग्री वाला सबसे आगे जाके गिरेगा। तो 30 60 सेम पॉइंट पे गिरेंगे, 45 सबसे आगे जाके गिरेगा। तो ए और सी की परास समान होगी और बी से कम होगी। ए और सी की परास समान होगी और बी से कम होगी। ठीक, ये हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, If a ladder weighing 250 न्यूटन is placed against a smooth wall। ठीक है भैया, एक स्मूथ वॉल है, यहाँ पर एक सीढ़ी रख दी गई है, ऐसे एक लैडर रख दिया गया है ना, ये एक सीढ़ी रखी हुई है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.3, मतलब यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.3 है। देन व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अवेलेबल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द लैडर एंड द फ्लोर। यहाँ पर ये
क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन इस पॉइंट पे पूछ रहा है। 250 न्यूटन का लेडर है, सीडी कितने की है, 250 न्यूटन की, घर्षण रहित, यहां पर फ्रिक्शन 0 है, दीवार पे लगाई गई, सीडी पृथ्वी के बीच घर्षण गुणांक 0.3, तो पृथ्वी व सीडी के संपर्क बिंदु पर अधिकतम घर्षण बल होगा, यहां पे घर्षण बल पूछ रहा है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। एक बात बताओ, यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन होगी इसके अगेंस्ट, यहां पर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, ठीक। अच्छा, सीडी इस डायरेक्शन में फिसलना चाहती है, ये गलत है, सीडी इस डायरेक्शन में फिसलना चाहती है तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन, क्योंकि अगर सीडी फिसली तो ऐसे फिसलेगी पीछे की तरफ, तो फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा और इसको बैलेंस करेगा ये नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। ये बात समझ में आ रही है। तो यहां पर जो ये वाली नॉर्मल रिएक्शन है वो फ्रिक्शन क्रिएट करेगी, क्योंकि ये वाली नॉर्मल रिएक्शन यहां फ्रिक्शन क्रिएट कर सकती थी, लेकिन यहां तो कोई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन ही नहीं है, यहां तो कोई स्थैतिक घर्षण गुणांक दिया ही नहीं है, तो यहां कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शन यहीं पर होगा। और फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है बच्चों म्यू एन, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इसके बराबर होगी, अगर नीचे 250 है तो ऊपर भी 250 होगा, ठीक। तो जो नॉर्मल रिएक्शन है उसकी वैल्यू हो गई 250, तो फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू एन, म्यू की वैल्यू 0.3 इंटू 250, ठीक। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 3 दैट इज 75 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 75 न्यूटन, 75 न्यूटन विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये बोल रहा है ब्लॉक ऑफ मास एम प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ वेज इंसिडेंट inclination theta, what acceleration should given to the wedge so that the block falls freely, झुकाव कोण थीटा वाले किसी घर्षण अनंत तल पर एक गुटका रखा गया है, गुटके के स्थिर रहने हेतु अनंत तल को एक त्वरण दिया जाता है, तब ए बराबर है, थोड़ा सा मुझे करेक्शन लग रहा है इसमें, है ना। व्हाट एक्सेलरेशन शुड गिवन टू द वेज सो दैट ब्लॉक डज नॉट फॉल फ्रीली, है ना। यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है, हिंदी में क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिया है, ये बोल रहा है कि फिसलना नहीं चाहिए और इंग्लिश में बोल रहा है फिसलना चाहिए, तो यहाँ पे करेक्शन में करवा दूंगा, आप लोगों को करेक्टेड पेपर ही मिलेगा। यहाँ पर आना चाहिए कि ब्लॉक नीचे ना गिरे, ठीक, नहीं गिरेगा उसके लिए हम एक्सेलरेशन दे सकते हैं, है ना, एक्सेलरेशन दे सकते हैं। देखो इसका एक वेट होगा यहाँ पर mg, और इस mg के ऐसे दो कंपोनेंट होंगे, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये हो जाएगा आपका mg cos थीटा और ये वाला फोर्स हो जाएगा mg sin थीटा, ठीक। अब कलर चेंज कर लेता हूं, क्योंकि हमने ब्लॉक को एक एक्सेलरेशन a इधर दिया है, तो इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा, सूडो छदम बल m है, एक सूडो भी लगेगा, क्योंकि a से इधर जाएगा तो उस पे सूडो पीछे लगेगा, बिल्कुल वैसा ही है, जब बस आगे चलती है तो हमें एक पीछे जर्क लगता है ऐसे की तरफ, है ना, तो इस पर एक सूडो लगेगा, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा तो ये फिर थीटा, और अगर ये थीटा तो ये वाला हो गया आपका एम ए कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो गया एम ए साइन थीटा। अब एक फोर्स नीचे गिराना चाहता है, ऊपर उठाना चाहता है, सोचो दोनों बराबर हो जाए तो रेस्ट में रहेगा, दोनों बराबर हो जाएंगे तो एम जी साइन थीटा की वैल्यू इक्वल होना चाहिए एम ए कॉस थीटा के, ये कैंसिल कर दो तो जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, तो एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू जी टेन थीटा, ठीक, एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू जी टेन थीटा, ये दिया हुआ है ऑप्शन, जी टेन थीटा विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये बोल रहा है पार्टिकल इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स गिवन बाय दिस अंडरगोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4i कैप, ठीक है। इफ द डिस्प्लेसमेंट हैड अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इफ द पार्टिकल हैड अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3 जूल एट द बिगिनिंग पे 3 जूल है, मतलब ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी गिवन है of the displacement, what is the kinetic energy at the end of the displacement, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दी है, फाइनल पूछ रहा है, हिंदी में भी एक बार पढ़ लेते हैं। बल दिया हुआ है, विस्थापन दिया हुआ है, बल और विस्थापन से कार्य ज्ञात किया जा सकता है, ठीक, और ये बोल रहा है कि विस्थापन से पूर्व गतिज ऊर्जा 3 जूल थी। अच्छा बच्चों ये पढ़ा है क्या, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, इनिशियल ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू वर्क डन, और हमसे फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछी है, तो वर्क डन प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जितना कार्य किया उसमें इनिशियल ऐड कर दो, इनिशियल हमें दी हुई 3 जूल, तो फाइनल कैलकुलेट करने के लिए हमें वर्क चाहिए। अब खुद ही सोचो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से वर्क कैसे मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट, चलो आई का आई में ही होगा, तो 4 इंटू 3 12, जे में तो जे तो है नहीं, तो ये आ गया 12, 12 प्लस 3 15, तो 15 5 लिखा है, 15 जूल विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक, इसका आंसर हो जाएगा 15 जूल।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये बोल रहा है 60 हॉर्स पावर, है ना, 60 हॉर्स पावर लिखा है, 60 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक मोटर लिफ्ट्स एन एलिवेटर हैविंग अ मैक्सिमम लोड कैपेसिटी ऑफ 2000 न्यूटन। तो इसकी जो मैक्सिमम लोड कैपेसिटी है 2000, तो हमने इसमें 2000 केजी का वेट रख दिया क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी इतनी है। अब 2000 का जो मास है उसका फोर्स हो जाएगा 20,000 न्यूटन, है ना। 2000 जी, एम जी होता था, एम की वैल्यू 2000 है, तो एम जी हो गया आपका 20,000। इफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द एलिवेटर इज 4000 न्यूटन, मतलब जब हम इसको ऊपर खींचते हैं तो एक फ्रिक्शन इसका अपोज करता है, मतलब डाउनवर्ड में एक 4000 न्यूटन और लगा दो क्योंकि अपोज है। अब जब इसको ऊपर खींचोगे तो 4000 का अपोज नीचे होगा, अगर आप 4000 ऊपर बना लेते तो सपोर्ट हो जाएगा, तो इसलिए 4000 को किधर बनाओ, नीचे, ठीक, क्योंकि ये अपोज है। तो 20,000 तो हमने इस पे लोड रख दिया था, 4000 का न्यूटन 4000 न्यूटन का फ्रिक्शन और लग गया, तो जो टोटल फोर्स डाउनवर्ड आ गया वो आ गया आपका 24,000। ठीक है भैया। द स्पीड ऑफ द एलिवेटर एट फुल लोड कर दिया, क्लोज टू, अच्छा 1 हॉर्स पावर की वैल्यू दी, क्लोज टू पूछ रहा है। 2000 का वेट है, 4000 का फ्रिक्शन है ना, और पावर इसकी 60 हॉर्स पावर की है, ये रहा 60 हॉर्स पावर। तो कितनी वेलोसिटी से हम इसको चला सकते हैं? सोचो, पावर दी है और वेलोसिटी पूछी है, क्या सोचो, पावर दी है और वेलोसिटी पूछी है, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है जो पावर और वेलोसिटी के लिए पढ़ा है? हाँ, पावर होता है आपका वर्क अपॉन टाइम, ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। तो इसको फोर्स इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। वेलोसिटी पूछी है तो क्या इसको पावर बाय फोर्स लिख सकते हैं? पावर है 60 हॉर्स पावर, हॉर्स पावर की वैल्यू वॉट में कन्वर्ट करेंगे तो 746 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइडेड बाय टोटल फोर्स दैट इज 24,000 न्यूटन। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 1.89 ऐसा 86 कुछ समथिंग आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर 1.9 हो जाएगा। इसको आप डिवाइड लगा लेना, ठीक, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है स्फीयर ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी v, एक m मास है जो v से चल रहा है, ठीक, v वेग से गतिशील m द्रव्यमान का एक गोला एक रेत से लटके हुए बोरे में घुसकर रुक जाता है। अच्छा, बोरे में घुस के रुक गया, रेस्ट में आ गया, मतलब उसको पेनिट्रेट करके बाहर नहीं निकला, उसमें गेट्स एम्बेडेड इन इट, ठीक। तो ये एक बोरा ले लिया अपन ने, ये स्मॉल एम मास जो वी वेलोसिटी से चल रहा है, जब ये जाके इसमें टकराता है तो ये पूरा के पूरा सिस्टम, है ना, ये कैपिटल एम था, इसमें एक स्मॉल एम जाके धस गया। अब ये पूरा के पूरा सिस्टम कैपिटल वी वेलोसिटी से चलेगा, ठीक, जहां तक मुझे अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा है। एंटर्स हैंगिंग बैग ऑफ सैंड एंड स्टॉप्स if the mass of the bag capital M and the if the n is raised by height h, ठीक, then the velocity of the sphere was, ठीक। ये पूछ रहा है कि अगर ये h हाइट तक गया है, ये सिस्टम h हाइट तक चला गया, ठीक, तो इस मास की वेलोसिटी क्या रही होगी? तो ये m मास का ब्लॉक था, इसके पास एक मोमेंटम था mv, इस कैपिटल M के पास कोई मोमेंटम नहीं था, है ना, कोई भी संवेग नहीं था, तो सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या हो गया? टोटल मोमेंटम हो गया mv प्लस 0। क्योंकि स्मॉल m और कैपिटल M एक सिस्टम है, दोनों एक सिस्टम का हिस्सा है, सिस्टम ही सिस्टम पर फोर्स लगा रहा है, तो क्या हम इसे एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे? नहीं, क्योंकि सिस्टम ही सिस्टम पे फोर्स लगा रहा है, इसलिए उसको इंटरनल फोर्स बोलेंगे। और हमें पता है इंटरनल फोर्स कभी मोमेंटम में चेंज नहीं कर सकता, और अगर मोमेंटम चेंज नहीं होगा तो जो इनिशियल है वही फाइनल होना चाहिए। अब कैपिटल एम और स्मॉल एम तो इसमें धस चुका है, धस गया इसमें, स्मॉल एम और कैपिटल एम दोनों वी से चल रहे हैं, तो अब टोटल मास हो गया एम प्लस एम इंटू कैपिटल वी। तो क्या यहां से कैपिटल वी की वैल्यू बता सकते हैं? कैपिटल वी की वैल्यू जाएगी एम स्मॉल वी अपॉन एम प्लस एम। इस वेलोसिटी से सिस्टम चलेगा, ठीक, इस वेलोसिटी से सिस्टम चलेगा, और हमसे बोल रहा है एच हाइट तक चला गया। तो एक बात बताओ, इस पॉइंट पर सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी क्या थी? हाफ मास इंटू वी स्क्वायर, और वेलोसिटी ये रही, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम प्लस एम होल स्क्वायर। ये मैंने हाफ एम वी स्क्वायर लगा दिया। इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर, सिस्टम का मास एम प्लस एम और वेलोसिटी ये रही, इसका स्क्वायर करके मैंने वहां रख दिया। और ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी वहां जीरो हो जाएगी जहां मैक्सिमम हाइट होगी, ये क्योंकि वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो यहां पर सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एम प्लस एम जी एच, ये लिख दी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। एक एम प्लस एम से ये टर्म कैंसिल हो गई, ठीक है।
एक m कैंसिल हो जाता है, बस बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। अब ये हमसे क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर, मतलब ये स्मॉल v पूछ रहा है। तो देखो इसे स्मॉल v की वैल्यू यही लिख देता हूं मैं, v स्क्वायर इक्वल टू, ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2 m प्लस m, तो ये हो जाएगा m प्लस m स्क्वायर जी एच डिवाइडेड बाय m स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाओ, जिनका स्क्वायर है वो तो बाहर आ जाएंगे, बाकी रूट में चले जाएंगे। तो ये आ जाएगा आपका v इक्वल टू m प्लस m, v इक्वल टू m प्लस m बाय स्मॉल m अंडर रूट 2gh, m प्लस m बाय स्मॉल m अंडर रूट 2gh। ठीक, तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है हमसे, ये बोल रहा है वाटर फॉल्स फ्रॉम हाइट 60 मीटर। ठीक है भाई, 60 मीटर की हाइट से पानी गिर रहा है, ये गिर रहा है, ब्लू है पानी, पानी गिर रहा है 60 मीटर की हाइट से एट अ रेट ऑफ 15 kg पर सेकेंड। रेट मतलब मास पर सेकेंड, 15 kg है ना, 15 बोला है, 15 kg पर सेकेंड, मतलब dm by dt हमें गिवन है, मास पर यूनिट टाइम गिवन। द लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स इज 10%। अब ये बोल रहा है कि जब भी नीचे गिरता है तो एनर्जी का 10% तो लॉस हो जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन। हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टरबाइन, तो कितना पावर जनरेट होगा। टरबाइन को चलाने के लिए हमने 60 मीटर की ऊंचाई से 15 किलो प्रति सेकंड की दर से पानी गिराया, घर्षण बल के कारण 10% का लॉस हो गया, तो टरबाइन द्वारा शक्ति कितनी उत्पन्न की जाएगी। ठीक है भैया, शक्ति पूछी, क्या पूछा है, शक्ति, ये लो भाई, वर्क अपॉन टाइम, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर वर्क को अगर मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करूं कि यहां पर जब वो था तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी mgh और यहां पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं कि mgh अपॉन टाइम, है ना। इससे कैलकुलेशन करने से अच्छा है डायरेक्ट mgh अपॉन टी लिख लो। और ये वाली जो टर्म है ये तो गिवन है, ये तो गिवन है, ये कितना है 15 kg पर सेकेंड, g की वैल्यू 10 और हाइट की वैल्यू 60 मीटर। अब ये आ गई 100%, लेकिन 10% लॉस भी करना है। 10% लॉस मतलब इसका, इस पावर का 90% ही हमें मिलेगा, क्योंकि 10% लॉस हो रहा है, तो इसका 90% कैसे निकालू, 90 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 10, 100। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लो, ये आपका 8100 वॉट आ जाएगा, जिसे हम 8.1 किलो वॉट लिख सकते हैं। ठीक, तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा है, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। 10 क्या बोल रहा है, A body of mass 2 kg is thrown up vertically with a kinetic energy of 490 joule। लो भाई, एक बॉडी है जिसको 490 जूल की काइनेटिक एनर्जी से फेंक दिया, इतना बोला है, जो बोला है वो लिख लिया। अच्छा, इसका मास भी दिया है 2 kg, 2 kg की एक बॉडी जिसको 490 जूल की काइनेटिक एनर्जी से फेंका है, फेंक दिया भैया। If the acceleration due to gravity is 9.8, ये 9.8 लेना हमने इससे बोल दिया, then the height at which the kinetic energy of the body becomes half, वो हाइट क्या होगी जहां काइनेटिक एनर्जी आधी हो जाए। ठीक, यही बोल रहा है, 2 किलो की बॉडी को 490 जूल की काइनेटिक एनर्जी से फेंका और ये त्वरण इतना है, ऊंचाई जिस पर गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान की आधी हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा है कितनी, 490, तो काइनेटिक एनर्जी अगर हाफ हो गई तो कितनी हो जाएगी, 490/2 हो जाएगी। हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 490/2, तो 490/2 हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो गई। 490/2 को अगर हम कैंसिल करें, ठीक, तो ये 245 आ जाता है, मतलब 245 जूल की काइनेटिक एनर्जी किस हाइट पर होगी ये पूछा। तो 245 को इक्वेट कर देते हैं mgh से, ये एनर्जी किस हाइट पर होगी, तो जिस हाइट पर होगी वहां पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी, तो जितनी कम हुई है उतनी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तो आधी कम हो गई तो आधी गई का काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो 245 इक्वल टू मास 2 गिवन है, जी की वैल्यू 10 है, हाइट हमसे पूछी है। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लो, 245 डिवाइडेड बाय 20 से अगर डिवाइड करें 200 पे 10 आ जाता, तो 10 से थोड़ा सा बड़ा आंसर आ जाएगा। 10 से थोड़ा सा बड़ा क्या दिख रहा है, 12.5। अरे 200 होता तो 20 से डिवाइड करके 10 आ जाता, 20 ये 200 से थोड़ा सा बड़ा है, तो आंसर भी 10 से थोड़ा बड़ा आ जाएगा, समझ गए, इसलिए मैंने 12.5 टिक कर दिया। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट ऑफ ऑर गेट। ठीक भैया, ऑर गेट, ऑर गेट ऐसा दिखता है हमें, ये ऑर गेट है, इसके दो इनपुट होते हैं ए एंड बी और एक आउटपुट होता है वाई। इसका बुलियन अलजेब्रा में जो सिंबल है वो प्लस है ना, इसका ऑपरेशन प्लस है, ये प्लस करता है। अब ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। आउटपुट y विल बी 1, ये बोल रहा है कि y की वैल्यू 1 होगी कब, व्हेन a एंड b बोथ आर 1। तो अगर a 1 रखे b 1 रखे तो 1 + 1 1 होता है, ये तो सही है। ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब है कि अगर a और b दोनों 1 है तो आउटपुट भी 1 मिलेगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये बोल रहा है फाइंड द टॉर्क ऑफ फोर्स, इस फोर्स का टॉर्क बताना है। अबाउट द ओरिजिन द फोर्स एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज दिस। तो टॉर्क क्या होता है बच्चों, टॉर्क बल आघूर्ण पूछा है, तो ये होता है आर क्रॉस एफ। आर सबसे पहले लिख लो आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, फिर उसके नीचे लिख लो आपका एफ 7 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, ये आर वेक्टर है ये एफ वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आर क्रॉस एफ तो क्या मिलेगा, पहले हम आई को छुपा लेते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 माइनस 3, ठीक, फिर प्लस जे कैप, जे कैप को छुपा लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 7 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5, फिर के को छुपा लो भैया, के को छुपा लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 7, तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 3 दैट इज 2 आई कैप है ना, और 12 जे कैप प्लस 10 के कैप, 2 आई कैप प्लस 12 जे कैप प्लस 10 के कैप है ना, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बी सही जवाब हो जाएगा उस क्वेश्चन का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये बोल रहा है द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट, 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट, इसका मतलब है 120 बाय 60 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, तो कैंसिल करें तो 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड हमें क्या मिल गई, फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति, चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या प्रति सेकंड, ये क्या होगी, आवृत्ति, ये मिल गया हमें 2। हमें बोल रहा है एंगुलर स्पीड है ना, क्या पूछ रहा है, कोणीय चाल ओमेगा, ये लो कोणीय चाल पूछ रहा है, ये तो 2 पाई बाई टी होती है, 1 बाई टी को न्यू लिख सकते हैं, मतलब 2 पाई न्यू होती है, तो 2 पाई न्यू की वैल्यू 2 मिली है दैट इज 4 पाई, इसका सही जवाब हो जाएगा 4 पाई, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, डी will be the correct answer. Next, question number 14. 14 क्या बोल रहा है, a voltage of an AC supply varies with time as 120 sin 100 pi t into cos 100 pi t। अच्छा, मल्टीप्लाई में दे दिया, प्लस माइनस में देता तो 2 SHM का सुपर पोजिशन होता, लेकिन मल्टीप्लाई में दे दिया तो एक ही SHM है, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैक्सिमम वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, ठीक है भाई। अच्छा एक बात बताओ, साइन और कॉस देख के तुम्हें हमेशा ये याद आना चाहिए, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो जहां भी हमें 2 साइन थीटा कॉस थीटा दिखेगा उसको हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, प्रोजेक्टाइल में भी पढ़ा होगा हॉरिजॉन्टल रेंज के समय। तो 120 को मैं लिख रहा हूं 60 इंटू 2 लिख सकता हूं, 120 को 60 इंटू 2 साइन 100 पाई टी, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं, इंटू कॉस 100 पाई टी, 100 पाई टी को फिर ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, तो 60 इंटू साइन 2 थीटा, 2 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें तो ये हो जाएगा 100 पाई टी इंटू 2, मतलब 200 पाई टी। क्या अब इक्वेशन उस फॉर्म में आ चुकी है जहां से हम कंपैरिजन कर सकते हैं, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी के फॉर्म में, तो v नॉट की वैल्यू तो हमें डायरेक्ट यहां से दिख गई 60, मतलब मैक्सिमम तो ये है, और क्या पूछा है इसने, फ्रीक्वेंसी पूछी है ना, तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी की प्लेस पर लिखा है 200 पाई टी, तो टी से टी कैंसिल कर दो, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई न्यू इक्वल टू 200 पाई, पाई भी कैंसिल कर दो, 2 से कैंसिल कर दो 100 टाइम, तो फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी 100 हर्ट्ज, सही है। तो मैक्सिमम वोल्टेज 60 और 100, 60 और 100 कोई बोल रहा है क्या, 60 वोल्ट 100 हर्ट्ज, ये सही जवाब। फ्रीक्वेंसी बोला है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला होता तो हम ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी बोला है इसलिए न्यू की वैल्यू कैलकुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। A particle is executing simple harmonic motion of amplitude A, ठीक, एम्पलीट्यूड A दिया, आयाम
एम्पलीट्यूड ए गिवन है, along the x axis about x equal to 0, x equal to 0 के अबाउट ये ऑसिलेट कर रहा है, मतलब a से माइनस ए जा रहा है, ठीक। आयाम a पर भी है और माइनस ए पर भी जाता है, मैक्सिमम है और मिनिमम माइनस है, मीन पोजीशन 0। when its potential energy equals kinetic energy, the potential the position of the particle will be, ठीक है, समझ गए। एक बार हिंदी वालों को भी समझा देते हैं। एक कण x अक्ष की दिशा में x इक्वल टू 0 के सापेक्ष आयाम a से सरल आवर्त गति करता है, मतलब इसने शुरुआत a से करी है, ठीक है। जब इस कण की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के मान के बराबर होगी तो कण की स्थिति होगी, ठीक। ये बोला है जब पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाए तब वो कहां पर होगा, मतलब y पूछा है, y पूछा है और दिया क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक। तो हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर तो हो जाएगा भैया कैंसिल, साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपन कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा टेन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ओमेगा टी की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी। 10 में 1 तभी मिलता है जब 45 डिग्री का एंगल, ओमेगा टी मिल गया 45। पूछा क्या, स्थिति मतलब y, ओमेगा टी मिल चुका है तो क्या y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है बच्चों, और ओमेगा टी कितना है 45, तो यहां रख दो साइन 45, साइन 45 होता है 1/√2, तो आंसर हो जाएगा a/√2, सी सी a/√2, ठीक। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी a/√2, ठीक, क्योंकि यहां से हमें a/√2 मिला, ठीक। समझ में आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। The two ends of a rod, length L and uniform cross section area A। एक रॉड है भैया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका A है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये A है, लेंथ L ऐसा दिया है। T1 और T2 टेम्परेचर के बीच में इसको रख दिया है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर T1 लगा दिया और यहाँ पे टेम्परेचर T2 लगा दिया। The rate of transfer of heat, कितनी हीट फ्लो होगी, तो यहां से जो हीट जाएगी dq/dt वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। पहला, यहां से जो हीट है वहां जा रही है, यहां से जो हीट है वहां जा रही है, क्या वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है? यस करती है, ठीक। किस तरह से डिपेंड करती है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, मैंने के लिख दिया गलती से, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, एरिया के प्रोपोर्शनल होती है। कैसे फील कैसे लाएंगे? गर्म तवा है, क्या है? गर्म तवा, ठीक। आपको देखना है कितनी हीट फ्लो हो सकती है, तो एक बार आप उस पर ऐसे फिंगर टच करो, चेक कर लिया। दूसरी बार चेक करने के लिए हाथ रख दो। क्या करा हमने? पहले एरिया कम रखा फिर बाद में एरिया बढ़ा दिया, कब ज्यादा हीट मिलेगी बताओ? जब एरिया बढ़ा दोगे, तो एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा हीट फ्लो हो जाएगी भैया, dq/dt प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक। दूसरा, हम ये जो एक्सपेरिमेंट है ये एक बहुत कम टेम्परेचर वाली बॉडी में धूप में साइकिल खड़ी कर दी, आप चेक कर रहे हो सीट कितनी गर्म हुई, चेक करना चाहते थे अपने से हाथ रख के चेक किया, सीट गर्म हो गई। दूसरे बच्चे ने घर जाके तवे पे हाथ रख के चेक कर लिया कि तवा कितना गर्म हुआ, किसका हाथ जल जाएगा? जिससे तवे पे हाथ रख के चेक करा उसका हाथ जल जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस पर भी डिपेंड कर रहा है। सीट का टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं था कि आपका हाथ जल जाए, मतलब सीट और हाथ के टेम्परेचर में कम डिफरेंस था, लेकिन तवे और हाथ के टेम्परेचर में ज्यादा डिफरेंस है, तो ज्यादा डिफरेंस होने पर ज्यादा हीट फ्लो होती है, ये भी समझ में आया। तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस T1 - T2 भी आ जाएगा। अब तीसरा है L, ठीक, T1 - T2 आ जाएगा। L के प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, समझते हैं। तो मान लो आपके पास एक छोटी रॉड है और एक बहुत बड़ी 1 किलोमीटर लंबी, हमने इसका एक एंड भट्टी में रख दिया और दूसरा एंड को पकड़ के खड़े, क्या हमें ये वाला एंड पर भी हीट फ्लो फील होने लग जाएगी? छोटी रॉड में जल्दी फील होगी या बड़ी रॉड में? छोटी रॉड में जल्दी फील होगी, मतलब लेंथ जितनी कम है हीट उतनी तेजी से फ्लो के आएगी, और अगर लेंथ ज्यादा है तो रेट ऑफ फ्लो भी कम हो जाएगा, मतलब एल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर हमने सेम मटेरियल की रॉड ना लेते हुए दो डिफरेंट मटेरियल की रॉड ली, एक लकड़ी की एक कॉपर की, सेम लेंथ, और दोनों को भट्टी में रख दिया। तो कॉपर वाले का तो हाथ जलने लगा लेकिन लकड़ी वाले को पता ही नहीं चला। इसका मतलब इन सब के अलावा मटेरियल पे भी डिपेंड करती है। तो जब हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो मटेरियलिस्टिक कांस्टेंट आ जाता है जिसको बोलते हैं के, है ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक। तो ये होता है इसका एक्चुअल फॉर्मूला Ka T1 - T2 बाय L, ठीक। तो Ka T1 - T2 बाय L, ऑप्शन डी इस तरह का ही फॉर्मूला बता रहा है, Ka T1 - T2 अपॉन L इज द करेक्ट आंसर, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ये बोल रहा है सिंपल पेंडुलम हैज अ टाइम पीरियड T1 ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है भाई, अर्थ सरफेस पर एक पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड T1 है। तो T1 की वैल्यू क्या होगी? 2 पाई रूट L बाय जी, ये होगी। व्हेन इट टेक टू हाइट h, अच्छा इसको h हाइट पे ले गए, हाइट r, अच्छा h की वैल्यू r दे दी, r हाइट पे ले गए, मतलब अर्थ सरफेस से इतनी हाइट पे ले गए कि हाइट रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। तो क्या यहाँ g बदल जाएगा? और क्या g बदल जाएगा तो t भी बदल जाएगा? चलो पहले पता करते हैं g कितना बदलेगा। तो हाइट पर g की वैल्यू होती है g r बाय r प्लस h होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा g r बाय r प्लस r होल स्क्वायर, 2r। ठीक, r से r कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4, तो g बाय 4। तो इस हाइट पर g की वैल्यू हो जाएगी g बाय 4। ठीक है भैया। और ये बोला है द वैल्यू ऑफ T2 अपॉन T1, तो यहाँ पे टाइम पीरियड T2 है, T2 अपॉन T1 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, T2 T1 की वैल्यू पूछ रहा है। तो T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 पाई अंडर रूट L बाय जी एच, हाइट वाला h रख दो। तो T2 इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाय जी बाय 4, और 4 बाहर आके बन जाएगा 2, 4 रूट से बाहर आके बन जाएगा 2। तो देखो T1 T2 को जब आप T1 से डिवाइड करोगे तो ये 2 पाई L बाय जी, 2 पाई L बाय जी वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 2। ठीक, अब 2 कहां पे दिख रहा है? 2 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है ना, ये 4 रिपीट हो गया है, तो यहां पर हम 2 कर देते हैं, पेपर में आपको यहां पर 2 मिल जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन डी को मैं करेक्ट कर रहा हूं और इस ऑप्शन को मैं 2 बना रहा हूं, बिकॉज द करेक्ट आंसर इज 2। ठीक, सही जवाब 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या बोल रहा है? 3 point masses M are placed at the vertices of equilateral triangle of side A. सब ए, सब पे सभी वर्टाइसेस पे एक एक एम रख दिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम ऑफ अबाउट सीओडी, इस सिस्टम इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछना। इसका तो 0 हो गया, इसकी डिस्टेंस a है तो इसका एम ए स्क्वायर हो गया, इसकी डिस्टेंस यहां से a बाय 2 है तो इसका एम ए स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर 4, एम ए स्क्वायर बाय 4 हो गया, तो इसका एम ए स्क्वायर, इसका एम ए स्क्वायर बाय 4, इसका 0। टोटल जड़त्वाघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर बाय 4, 4 प्लस 1 5, तो 5 एम ए स्क्वायर बाय 4। इजी कैटेगरी, 5 बाय 4 एम ए स्क्वायर, ये हो जाएगा सही जवाब। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है व्हेन अ कैपिलरी इज डिप्ड इन अ वाटर, वाटर राइजेस, ठीक, हाइट दी है, इतनी हाइट तक ये राइज कर जाता है। इफ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 75, सरफेस टेंशन की वैल्यू कई बुक में टी से कई में सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, 75 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन पर मीटर। द रेडियस ऑफ द कैपिलरी इज, ठीक है, कैपिलरी की रेडियस पूछ रहा है। ये बोल रहा है किसी केशनली को जल में डुबोने पर इतनी मीटर की हाइट तक पानी चढ़ जाता है, पृष्ठ तनाव इतना दिया है तो केशनली की त्रिज्या होगी। ठीक, चलो तो रेडियस पूछिए, तो रेडियस को बताया जा सकता है क्या बच्चों? बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक, हमने हाइट का एक फॉर्मूला पढ़ा है, h इक्वल टू 2t बाय आर रो जी, ये बड़ा h इक्वल टू 2t बाय आर रो जी। अगर यहां से रेडियस कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 2t बाय h रो जी। तो 2, टेंशन कितना गिवन है 75 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय h, h कितना गिवन है 0.015 रो, पानी है तो वाटर की डेंसिटी 10 टू द पावर 3 हो जाएगी और जी की वैल्यू हो जाएगी 10। ठीक, जी की वैल्यू हो जाएगी 10। तो यहां से पॉइंट हटा के 3 जीरो बढ़ा लेते हैं और ये 3 जीरो से 3 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और 15 से कैंसिल हो जाएगा ये 3 टाइम्स, 3 टाइम्स कैंसिल ये हो गया, तो 3 इंटू 2 हो गया आपका 6, 6 है ना, और 10 टू द पावर -3 और -1, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -4। तो ये अप्रॉक्स 0.6 इंटू 10 टू द पावर -3, मतलब अप्रॉक्स 0.6 mm के आसपास आ जाएगा। तो अप्रॉक्स इसको 0.5 mm टिक कर देंगे। ठीक है, इसको अप्रॉक्स क्या टिक कर देंगे 0.5 mm। ठीक, अप्रॉक्स आंसर आ रहा है इसका, तो 0.1 और 2 0.6 से काफी दूर है, तो सबसे नजदीकी आंसर 0.5 mm दिखाई दे रहा है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है लार्ज टैंक फिल्ड विद वाटर टू हाइट h। ठीक है भैया, एक बड़ी सी टंकी, ब्लू है पानी, पानी h हाइट तक भरा हुआ है।
इज टू बी एम्प्टीड थ्रू अ स्मॉल होल, यहां पर एक स्मॉल होल बना दिया एट द बॉटम, ओके बॉटम पे बनाया, तो यहां से पानी निकलेगा और यहां से पानी निकलेगा तो किस वेलोसिटी से निकलेगा बच्चों, √2gh से निकलेगा, ये पढ़ा हुआ है हमने। द रेशियो ऑफ टाइम फॉर द लेवल ऑफ वाटर टू फॉल फ्रॉम h to h/2 एंड फ्रॉम h/2 to 0, दो टाइम, यहाँ h से h/2 तक खाली होने में t1 टाइम लगा और h/2 से 0 होने में t2 टाइम लगा, तो ये क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ द टाइम फॉर द लेवल h to h/2 मतलब t1/t2 हमसे पूछा है, ठीक। तो एक काम करते हैं, मैं इसको एक बार पूरा समझाता हूं, ठीक, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो उड़ जाता है कई बार, है ना, बच्चा इसको बहुत अच्छे से लर्न नहीं कर पाता है, इसको एक बार अपन पूरा समझते हैं, इसको पूरा डिराइव कराता हूं, ठीक। पूरा डिराइव करने से क्या होगा, रिवीजन भी हो जाएगा थोड़ा, है ना, और इसे कैलकुलेशन भी समझ में आएंगे, ठीक है भैया, करते हैं। ये बना लिया हमने टैंक, ठीक, टैंक में एक छोटा सा पाइप लगा दिया यहां पर, इससे ये होल बना लिया, टैंक में जो है वो h हाइट तक पानी भरा हुआ है, ये भर दिया, ठीक, इसमें h हाइट तक पानी भरा हुआ है, कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये जो पानी है h हाइट तक यहाँ पे भरा हुआ है और यहां से v वेलोसिटी से पानी निकल रहा है, ठीक है, तो v वेलोसिटी से अगर पानी निकलता है, अच्छा एक और चीज, इसका जो एरिया है इसको अपन ले लेते हैं a1 और इसके एरिया को ले लेते हैं a2, तो a1 क्या है, इस सरफेस, इस होल का एरिया और a2 टॉप मोस्ट सरफेस का एरिया, क्षेत्रफल, a1 किसका क्षेत्रफल है, इस होल का, और a2 जो टॉप मोस्ट सरफेस है ना, ऊपरी सतह का क्षेत्रफल a2 है, ठीक है भैया। यहां से v वेलोसिटी से पानी निकल रहा है, जिसे हम वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स भी बोलते हैं, बहिस्त्राव का वेग भी बोलते हैं, ठीक, और इसकी वैल्यू होती है √2gh, h क्या होता है, बॉटम से हाइट, बॉटम से हाइट h होती है, ठीक। तो अगर h हाइट, h वेलोसिटी, v वेलोसिटी से पानी निकलेगा तो कितना वॉल्यूम इसका बाहर चला जाएगा, तो वॉल्यूम कितना बाहर निकलेगा, वॉल्यूम क्या हो सकता है, इसको लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, इसका एरिया a1 है तो a1 इंटू लेंथ, अब v वेलोसिटी से चल रहा है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा t टाइम में, तो मान लो यहां से चला और t टाइम में इतना चला, t टाइम में पानी यहां से यहां आ गया, तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ये डिस्टेंस, तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, और वेलोसिटी √2gh है तो √2gh इनटू टाइम, तो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो आ गई √2gh इनटू टाइम, टी टाइम में इतनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर ली। अब एक काम करते हैं, टाइम टी ना लेते हैं, शॉर्ट टाइम ले लेते हैं, dt, छोटे से टाइम dt में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, छोटा सा टाइम, शॉर्ट टाइम इंटरवल dt में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, t लो तो t में डिस्टेंस मिल जाएगी, dt लो तो dt में डिस्टेंस मिल जाएगी, तो हमने छोटे से टाइम इंटरवल dt की डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली, तो हमें पता चला कि छोटे से टाइम इंटरवल dt में इतना वॉल्यूम बाहर निकल जाएगा, छोटे से टाइम इंटरवल dt में इतना वॉल्यूम बाहर निकल जाएगा, ठीक, इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। अब जितना वॉल्यूम यहां से बाहर निकलेगा, क्या उतना वॉल्यूम ऊपर से कम हो जाएगा, यस, उतना ही वॉल्यूम ऊपर से कम हो जाएगा, तो ये जो लेवल है, वाटर लेवल अभी यहां पर है, यहां से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, और कितना नीचे आ जाएगा, इसको बोल देते हैं dh, छोटा सा dh ये नीचे आ जाएगा, तो यहां पर अगर वॉल्यूम लिखा जाए, वॉल्यूम, तो इसको लिखेंगे एरिया, यहां पे एरिया a2 है और कितना नीचे आया, हाइट h, छोटी सी हाइट dh, तो a2 dh से वॉल्यूम नीचे आ गया, वॉल्यूम बढ़ा या कम हुआ, कम हुआ, इसलिए फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम नेगेटिव आएगा, तो जो चेंज इन वॉल्यूम है वो होगा a2 dh, और ये नेगेटिव होगा क्योंकि फाइनल कम और इनिशियल ज्यादा था, वॉल्यूम कम हो गया तो चेंज कैसे कैलकुलेट करोगे, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल, फाइनल छोटा है तो नेगेटिव आ जाएगा, और जितना पानी बाहर निकला है क्या उतना ही वॉल्यूम यहाँ पे कम होगा, मान लो यहां से 5 लीटर पानी बाहर निकला है तो उधर से 5 लीटर ही नीचे जाएगा, इसका मतलब इन दोनों को बराबर रख देना चाहिए, चलो बराबर रख देते हैं, तो a1 √2gh dt इक्वल टू माइनस ऑफ a2 dh, इन दोनों को बराबर रख दिया। हमें चाहिए कंटेनर को खाली करने में कितना टाइम लग रहा है, मतलब ये दिख रहा है हमें t, हमें dt चाहिए, तो यहां से dt की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं, तो dt मिलेगा माइनस a2 बाय a1 dh डिवाइडेड बाय √2gh, इतना छोटा सा टाइम dt हमें लगेगा, लेकिन अगर आपको पूरा कंटेनर खाली करने का टाइम चाहिए तो इंटीग्रेट कर दो, है ना, चलो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं 0 से t तक, 0 टाइम पर हाइट h थी और t टाइम पे हाइट 0 हो गई, मतलब कंटेनर पूरा खाली हो गया,
तो dt का इंटीग्रेशन तो हो गया t, यहां लिखता हूं, dt का इंटीग्रेशन हो गया t इक्वल टू माइनस ऑफ a2 बाय a1, ये टर्म आ गई बाहर, और रूट टू जी एच में से रूट टू जी भी आ गया, 1 बाय रूट टू जी, ये भी आ गया बाहर, बचा रूट एच, क्योंकि एच को तो इंटीग्रेट करेगा, रूट एच मतलब क्या, पावर 1/2, तो रूट एच मतलब पावर 1/2, और ये ऊपर चला गया, तो यहां पर मिलेगा आपको एच टू दी पावर -1/2 dh, लिमिट्स फ्रॉम एच टू जीरो, लिमिट्स फ्रॉम एच टू जीरो, एच हाइट से जीरो तक लाने का टाइम, तो t इक्वल टू माइनस ऑफ a2 बाय a1 1 बाय रूट टू जी, एच टू दी पावर -1/2 का इंटीग्रेशन पूरा बता रहा हूं, एच टू दी पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, लिमिट्स फ्रॉम एच टू जीरो। ठीक, इसको अगर सॉल्व करें तो -a2 बाय a1 1 बाय रूट टू जी, ये टर्म तो एज इट इज चल रही है, -1/2 प्लस 1 मतलब एक में से आधा गया, आधा बचेगा, तो 1/2 ऊपर चला गया, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 2। ठीक, यहां आ गया आपके पास 2, 2 बाय रूट टू जी, 1/2 का 2 ऊपर चला गया, एच टू दी पावर 1/2 मतलब रूट एच और बचा, रूट एच और बचा। अच्छा एक मिनट, रूट एच में लिमिट है एच टू जीरो, रूट एच में लिमिट भी है एच टू जीरो। ठीक, अब हमें फाइनल फॉर्मूला मिलने वाला है, इसमें मैंने कलर चेंज कर ली, फाइनल फॉर्मूला t इक्वल टू माइनस ऑफ a2 बाय a1, 2 को लिख सकते हैं रूट टू और एक रूट टू से कैंसिल कर दो तो रूट टू बाय जी, समझ आया, ऊपर 2 था तो 2 को लिखा मैंने रूट टू इंटू रूट टू, और नीचे रूट टू जी था तो रूट टू जी, तो एक रूट टू कैंसिल कर दिया तो रूट टू बाय जी बचा, अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट रूट एच। अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये जो 0 माइनस रूट एच मतलब माइनस रूट एच मिल रहा है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमें एक फॉर्मूला मिल गया, ये रहा। अब ये लिमिट रखते हैं, लिमिट रखते हैं, अगर मैं इसको h1 से h2 लिखता, h1 से h2, तो यहां पर इनिशियल हाइट आ जाती और यहां पर फाइनल हाइट आ जाती और यहां पर इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक, और इस माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो इनिशियल माइनस फाइनल, बात समझ में आ रही, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो इनिशियल माइनस फाइनल। और हमसे पूछ रहा है t1 अपॉन t2, तो t1 एक टाइम है ना, t1, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना लेता हूँ सॉल्व करने के लिए, कलर भी अपन दूसरा ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये पूछ रहा है t1 अपॉन t2। अब ध्यान से देखो t1 और t2 में ये वाली पूरी टर्म तो कैंसिल ही हो जाएगी, ये दोनों में सेम आएगी, यहां पर आएगा फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट, क्यों, क्योंकि हमने इस माइनस का मल्टीप्लाई करा है, पहले हाइट क्या थी 0, सॉरी पहले हाइट क्या थी h, बाद में क्या हो गई 0, तो h से 0 होने का टाइम ये आया, और इस माइनस का मल्टीप्लाई कर दे तो इनिशियल हाइट h और फाइनल हाइट 0 बाद में चला जाएगा माइनस का मल्टीप्लाई होने से। तो t1 कहां से कहा था कि h से h/2 तक, तो इसको लिखेंगे हम h से h/2 मतलब रूट h से h/2 डिवाइडेड बाय, दूसरा बोल रहा है h/2 से 0, दूसरा बोल रहा है h/2 से 0, ये टर्म मिल जाएगी, रूट h कॉमन ले लो, रूट h कॉमन, तो रूट h कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1 माइनस 1 बाय रूट टू, 1 माइनस 1 बाय रूट टू डिवाइडेड बाय रूट h कॉमन, तो यहां बचेगा 1 बाय रूट टू माइनस 0 मतलब कैंसिल, ये रूट h वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक, यहां पर आप एलसीएम ले लो रूट टू एलसीएम, तो यहां मिला हमें रूट टू माइनस 1, और 1 बाय रूट टू को लिख सकते हैं ऊपर, तो 1 बाय रूट टू ये हो जाएगा रूट टू बाय 1, तो रूट टू माइनस 1 विल बी द करेक्ट आंसर। तो रूट टू माइनस 1 किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है, रूट टू माइनस 1 हमें ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों रूट टू माइनस 1। ठीक, हाँ अगर आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो आप 2 लाइन में इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैंने सोचा कि एक डिफिकल्ट टॉपिक है, इसे पूरा समझना ज्यादा अच्छा रहेगा, पूरा समझने से चीजें क्लियर रहेगी। ठीक, तो मेरे ख्याल से यहां तक की चीजें आपको क्लियर होगी। ठीक, और इस बार मैं 20 क्वेश्चन से सॉल्व कर रहा हूं, आगे के क्वेश्चन मनीष सर आपको बताएंगे, तो अब आगे की कमान सौंप देते हैं मनीष सर को। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हेलो एवरीवन, मैं मनीष चौधरी आपका एमजीसीआई के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। इफ पार्टिकल आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी द मैक्सिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ विल बी 4,
आपके सामने 4 पार्टिकल हैं। यदि कण समान वेग से गतिशील हो तो अधिकतम डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य निम्न की होगी। तो जनरली क्या होता है, यहाँ पे जो बोला गया है वो बोला गया है कि इसमें v जो है वो कांस्टेंट है, मतलब वेग जो है वो क्या है, कांस्टेंट। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है h अपॉन mv। ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट है, तो डिपेंड किस पे कर रहा है, मास पे। जिसका मास ज्यादा उसका लैम्डा कम, और जिसका मास कम उसका वेवलेंथ ज्यादा, तरंग दैर्घ्य ज्यादा। तो यहां पे देखते हैं हम, न्यूट्रॉन जो है उसका मास होता है 1.674 इंटू 10 की पावर -27 kg। प्रोटॉन का जो मास द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन वो कितना होता है 1.672 इंटू 10 की पावर -27 kg। क्लियर है। और इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। तो -31 kg की बात हो रही है भाई। तो -31 kg इट मींस सबसे कम कौन है, इलेक्ट्रॉन। और यही द्रव्यमान किसका होता है, बीटा पार्टिकल। समझ में आया, बीटा कण का। क्लियर है। तो सबसे कम किसका है, सबसे कम है बीटा का। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी हो जाएगी, वेवलेंथ किसकी हो जाएगी, बीटा की। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। Which of the following is incorrect statement regarding photon? फोटोन से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला, फोटोन exerts no pressure, फोटोन कोई दाब नहीं डालता है। भाई सीधी सी बात है, एक मेटल है, उस मेटल पे जो फोटोन इंसिडेंट होता है उसकी एनर्जी कितनी होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू। अब एनर्जी है और इसका मोमेंटम होता है h अपॉन लैम्डा। अब P मतलब मोमेंटम है तो फोर्स भी होगा, और फोर्स है तो प्रेशर भी होगा, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, F बाई ए। तो प्रेशर तो है भाई, प्रेशर है, मतलब ये वाला कथन कौन सा हो गया, असत्य है, मतलब ये मेरा सही आंसर हो गया। क्लियर है ना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो दाब तो डल रहा है, क्योंकि फोर्स है, मोमेंटम है तो फोर्स भी है। दूसरा बोला फोटोन ऊर्जा एच न्यू होती है, सीधी सी बात है, एनर्जी क्या है, एच न्यू है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। फोटोन रेस्ट मास इज 0, ऑब्वियसली बात है, जो उसका विराम द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं भाई, है एक ऑप्शन, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट विद द लिस्ट सेकंड its conclusion and select the correct option from the choice given below the list। कॉलम फर्स्ट सेकंड दे रखा है आप लोगों को, और इन दोनों को मिलाना है, और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। फर्स्ट कॉलम में देखो क्या दे रखा है, फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट और डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट, इन तीनों की कहानी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सीधी सी बात है, पार्टिकल थ्योरी को बताता है। ठीक है, तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट किसने बताया, इसने बताया भाई। चलिए क्लियर है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो सीधी सी बात है, बी के साथ कौन सा आ गया, पहला। ठीक है, उसके बाद फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स ऑफ एटम्स, मतलब प्रकाश विद्युत फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग ने किसको बताया, परमाणु का विकिरित ऊर्जा स्तर। आपने ऊर्जा स्तर पढ़ते हो ना, n=1, n=2, n=3, ये लोअर ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये किसने बताया था, फ्रैंक ने बताया था। क्लियर है। तो फ्रैंक का मतलब ए वाले में क्या आ गया, सेकंड। डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट की हम बात करें तो उसने क्या बताया था, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है भाई। डी ब्रोगली की जो थ्योरी थी वो किसने प्रूव करा था, डेविसन ने, कि समटाइम बिहेव एज ए पार्टिकल एंड समटाइम बिहेव एज ए वेव। तो वेव नेचर को कहां बताया गया, इलेक्ट्रॉन को, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट से दोनों थ्योरी बताई गई थी। क्लियर है। तो ये वाला भी हमारा सी जो बताता है वो है थर्ड ऑप्शन। तो कौन सा मैच खा रहा है, ए ऑप्शन हमारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। Two energy level of an electron in an atom are separated by 5 electron volt. The frequency of radiation emitted when the electron goes from higher to lower energy level.
एक परमाणु में दो ऊर्जा स्तर के मध्य अंतर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तब इलेक्ट्रॉन उच्च से निम्न स्तर में जाता है, तब उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति क्या होगी? तो सीधी सी कहानी है, जो एनर्जी आपको मिली है वो एच न्यू के इक्वल होती है, और वो दे रखा है आपको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल के। क्लियर है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल के बराबर होता है। इसके बाद H की वैल्यू आप जानते हैं 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 मल्टीप्लाई बाय न्यू, मतलब क्या यही फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति आपको ज्ञात करनी है? तो बराबर 5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। क्लियर है? आप इसको सॉल्व करेंगे दोनों को, ठीक है? ऐसा ले 5 इंटू 10 की पावर मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34। ठीक है, चलिए, तो माइनस 34 लिखा हुआ है। अब आप 6.63 को 5 इंटू 1.6 से कट करेंगे तो 1.20। क्लियर है? इसको सॉल्व करिए तो न्यू इजिकल टू आपको जो मिलता है वो मिलता है 1.20 इंटू 10 की पावर माइनस 15 हर्ट्ज। क्लियर है? तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन प्लस हर्ट्ज, सॉरी, है ना? कितना मिलता है? 10 की पावर माइनस 19, और नीचे कितना है? 10 की पावर माइनस 34। ऊपर की तरफ जाएगा तो 15 बचता है। क्लियर है? तो कितना आंसर है? 1.0 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25। Heavy water is used as a moderator in a nuclear reactor. The function of the moderator is the control the energy released in reactor. Second, to absorb neutron and stop chain reaction. The cool the reactor faster to slow down the neutrons to thermal energies. 25 नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल मंदक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। मंदक का कार्य होता है, पहला, रिएक्टर में मुक्त ऊर्जा को नियंत्रित करना, दूसरा, न्यूट्रॉनों को अवशोषित करके श्रृंखला अभिक्रिया को रोकना, रिएक्टर को तेजी से ठंडा करना, चौथा, न्यूट्रॉनों की तापीय ऊर्जाओं को धीमा करना। तो जो नाभिकीय रिएक्टर में हमसे पूछा जा रहा है, जल मंदक, भारी जल, D2O, उसका काम सिर्फ क्या होता है? तापीय ऊर्जाओं को धीमा करना होता है। जब यूरेनियम से न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल किया जाता है, क्लियर है? तो कंट्रोल करने के लिए पहले उसकी तापीय ऊर्जाओं को कम किया जाता है, थर्मल एनर्जीज को कम किया जाता है, फिर उसके बाद उन न्यूट्रॉन्स को आप एब्जॉर्ब करोगे, एकदम से नहीं कर पाते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले D2O का उपयोग किया जाता है, और D2O के उपयोग के बाद उसकी तापीय ऊर्जा थोड़ी कम हो जाती है, फिर हम कंट्रोल रोड्स का, बेरियम की जो रोड्स होती है उनका यूज करते हैं, ताकि वो उसको एब्जॉर्ब करे और जितने न्यूट्रॉन्स की हमें रिक्वायरमेंट है उतना हम रख लें। क्लियर है? तो यहां ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, टू स्लो द डाउन द न्यूट्रॉन टू थर्मल एनर्जीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। PV plot for two gases during adiabatic processes are shown in figure. Plot 1 and 2 should correspond respectively to. चित्रानुसार रुद्रोष प्रक्रम के दौरान दोनों गैसों के लिए PV आरेख है। आरेख 1 और 2 क्रमशः निम्न के समतुल्य होने चाहिए। पहली बात तो प्रोसेस कौन सा है? प्रोसेस यदि हम बात करें तो PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है? तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस में यदि हम बात करें तो V की पावर गामा प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब यहां पे दो गैसेस की हम बात कर रहे हैं। देखो यहां पे हीलियम O2, हीलियम ऑर्गन O2, हीलियम O2 N2। अब जो ये गामा होता है, गामा एडियाबेटिक कांस्टेंट होता है, और ये होता है 1 + 2/F। F होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम की हम बात करें तो मोनो एटॉमिक के लिए ये होता है F = 3। तो यहां पे गामा की वैल्यू हो जाती है 1.67। ये किसके लिए है? मोनो के लिए। समझ रहे हो ना आप? डाया एटॉमिक के लिए बात करेंगे तो डाया एटॉमिक की बात करते हैं तो उसके लिए F जो होता है वो होता है 5। तो गामा = हो जाता है 1.4। क्या है? डाया की बात हो रही है। तो सीधी सी बात है, जो गामा मोनो है, कौन सा मोनो?
गामा मोनो क्या ज्यादा है किससे? गामा डाया से। क्लियर है? गामा डाया डायटोमिक से ज्यादा है, द्विपरमाणविक से एकल परमाणविक का गामा ज्यादा है। देखो यहां ऑप्शन में, यहां सामने लिख रखा है 1.67 और ये 1.4। अब जिसका गामा ज्यादा, क्या उस पे v की पावर गामा भी ज्यादा होगा? तो v की पावर गामा जो है वो ज्यादा होगा किसका? मोनो का। और किससे? डाया से। क्लियर है? अब जिसका v की पावर गामा ज्यादा, उसका प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अरे होगा या नहीं होगा? तो प्रेशर किसका कम हो जाएगा? भाई प्रेशर कम हो जाएगा मोनो का, और ज्यादा किसका हो जाएगा? अरे बोलो, डाया का। क्लियर है? तो प्रेशर किसका ज्यादा हो गया? डाया का। अब इन दोनों ग्राफ में देखो, इन दोनों ग्राफ में यदि आप देखोगे तो प्रेशर किसका ज्यादा है? ऊपर वाले का, और 2 वाले का क्या है? कम है। तो किसका ज्यादा? डाया का ज्यादा। क्लियर है ना? है ना? इसमें आप देखोगे, और नीचे वाले का क्या है? मोनो। समझ में आया आप लोगों को? तो देखो कहानी समझ में आ रही है ना? वॉल्यूम यदि हम बात करें तो इन दोनों कंडीशंस की हम बात करेंगे, दोनों को आप कंपैरिजन करेंगे, तो इस स्थिति में ऊपर वाला जो मुझे मिल रहा है वो क्या है? डाया, और नीचे वाला क्या मिल रहा है? मोनो। ठीक है? तो ऑप्शन मतलब डाया मतलब O2, और O2 और कोई एक है डाया? ठीक है, हाँ है O2, तो बी ऑप्शन है। फिर यदि बी भी है, फिर देखो नीचे वाला क्या? मोनो। मोनो मतलब हीलियम है, और ये क्या? N2। N2 भी तो डाया है। तो पहला डाया और दूसरा क्या है? मोनो। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है? सही आंसर है। कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लियर है? चलिए, तो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. In the given figure, a diode D is connected to an external resistance R बराबर 100 ohm and an EMF of 3 volt if the barrier potential developed across the diode is 0.5 volt. The current in the circuit will be. यहां परिपथ में एक डायोड कैपिटल डी का एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर 100 ओम है तथा 3.5 वोल्ट ईएमएफ की बैटरी से जोड़ा गया है। यदि डायोड में दोनों क्षेत्रों की संधि के आर पार उत्पन्न रोधक विभव 0.5 वोल्ट है तो परिपथ में धारा होगी। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? परिपथ में धारा बतानी है। भाई ये तो आपको दे दिया 3.5 वोल्ट, आपसे बोला गया कि इसका बैरियर पोटेंशियल कितना है? 0.5 वोल्ट। सीधी सी बात है, 3.5 वोल्ट को 0.5 वोल्ट को कम करना होगा, तोड़ना होगा। बैरियर पोटेंशियल क्या होता है? बैरियर पोटेंशियल वो होता है जो चार्ज कैरियर्स को जाने से रोकता है। तो सबसे पहले क्या इसको माइनस करना होगा? तो यहां पे जो पोटेंशियल मुझे मिलेगा वो कितना होगा? 3.5 माइनस 5.5 सॉरी, कितना हो जाएगा? 3 वोल्ट। ठीक है, तो इसमें जो मुझे पोटेंशियल मिला वो कितना मिला? 3 वोल्ट। फिर उसके बाद आर कितना है बच्चे? 100 ओम। तो करंट कितनी हो जाएगी? I इज इक्वल टू 3/100, मतलब कितना हो गया? 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2। इसको लिखोगे 30 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो कितना हो गया? 30 मिली एम्पियर। क्लियर है? तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, 30 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। एक लॉजिक गेट्स का क्वेश्चन है। द कॉम्बिनेशन ऑफ नैन गेट आर शोन अंडर द इक्विवेलेंट टू। चित्र में दिखाए गए नैन गेटों के संयोजन को किस गेट के समतुल्य माना जाता है? क्लियर है? तो देखो ये वाला जो है, वैसे मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता देता हूं क्लास में, फिर भी आप चाहो तो मैं आपको प्रूव करके दिखा सकता हूं। ये नैन गेट से बनाया गया नॉट गेट है। क्लियर है? ये भी नॉट गेट है, और ये क्या है? नैन गेट। ये वाला ऊपर वाला जो डायग्राम है, ये नैन गेट वाला, ये शो करता है और गेट को। मतलब नैन गेट से आपने क्या बनाया है? और गेट। और ये वाला जो डायग्राम है वो शो करता है एंड गेट को। कैसे करता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, चलिए। तो देखो मान लीजिए ये 0 है, यहां पे 0 दिया तो यहां पे क्या हो गया? 1। यहां 1 है। ठीक है, चलिए। फिर उसके बाद आपने क्या दिया? यहां पे 0, यहां भी क्या हो गया? 1, यह आ गया 1। अब 1 1 में नैन गेट के टेबल में क्या मिलता है? 0 मिलता है भाई। क्लियर है? फिर आपने 0 0 पे क्या दिया था? 0 0 पे आपको मिला है 0। फिर आपने दिया, चलिए आपने दिया यहां पे 0 और यहां पे दिया 1। आपने यहां 0 1 दिया तो यहां आ गया 1, यहां आ गया 0।
अब यहां 1 आ गया, ठीक है, तो यहां पर भी 1 है और ये भी कितना है 0। अब 1 0 यहां पर क्या देता है 1, मतलब देखो एक भी 1 आया तो क्या आ गया 1। और गेट में यही होता है, यदि एक भी 1 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आउटपुट 1 हो जाएगा। तो क्या ये और गेट का मुझे सिंबल नजर आ रहा है क्या? सीधी सी बात है ना। चलिए ये क्या है 0 0। अब आपने क्या दिया 0 0 पे आउटपुट मिला 0, फिर आपने दिया 0 1, यहां पे 0 1 दोगे तो आपका आउटपुट मिलता है 1 और 1 का क्या हो गया 0। क्लियर है? देखो एक भी 0 आया तो क्या हो रहा है 0, तो आउटपुट किसका हो गया एंड गेट का। तो ऑप्शन कौन सा सही है? क्रमशः एक और गेट एवं एक एंड गेट है। चलिए तो ए ऑप्शन हमारा सही है, एन और गेट एंड एंड गेट रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। A resistance capital R, inductance capital and capacitance C are connected in series to an oscillator of frequency F if resonant frequency is FR। कितनी है resonant frequency यहां पे FR, ठीक है। चलिए then current will lag the voltage when, मतलब कौन लेग कर रहा है करंट, कौन आगे है वोल्टेज। ऐसा किसमें होता है इंडक्टिव सर्किट में। क्लियर है? हिंदी में पढ़ते हैं प्रतिरोध R प्रेरकत्व L तथा संधारित्र C दोलित्र से श्रेणीबद्ध है जिसकी आवृत्ति F है। यदि अनुनादी आवृत्ति FR हो तब धारा वोल्टता से पश्च है, धारा पीछे है वोल्टेज आगे है। ऐसा किसमें होता है प्रेरकीय में प्रेरकीय परिपथ में। किसमें होता है प्रेरकीय परिपथ के अंदर ये सब डिस्कस किया जाता है जिसमें इंडक्टर लगा होता है। क्लियर है? प्रेरकत्व लगा होता है। तो इस वाली कहानी में जब हम बात करते हैं तो इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। एक ग्राफ था किसमें Z इंपेडेंस यानी प्रतिबाधा और फ्रीक्वेंसी में। हम सब लोगों ने पढ़ा हुआ ग्राफ कुछ इस प्रकार आता है। ये वाली कंडीशन होती है FR रेजोनेंस कंडीशन। इस कंडीशन में Z मिनिमम क्या होता है R के इक्वल होता है। यहां वाली कंडीशन में जो आपको मिलता है यहां पे F है वो लेस देन होता है FR से। किससे लेस देन होता है FR से, ठीक है इस वाली कंडीशन में। और ये जो होता है वो होता है कैपेसिटिव सर्किट, मतलब धारितीय परिपथ। क्लियर है? इस कंडीशन में आ जाओ, इस कंडीशन की बात करते हो यहां से लेके यहां तक। इस कंडीशन में आओगे तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में F जो होता है वो ज्यादा होता है किससे FR से। क्लियर है? ये वाला जो सर्किट है ये सर्किट शो करता है प्रेरकीय परिपथ को जिसको बोला जाता है इंडक्टिव सर्किट। क्लियर है? तो देखो इंडक्टिव सर्किट है मतलब मुझसे ये बोला गया करंट क्या है पीछे है, करंट क्या है पीछे है किससे वोल्टेज से। और ऐसा किसमें होता है इसके अंदर होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है F इज ग्रेटर देन FR। कहानी समझ में आई? क्लियर है? कोई डाउट है तेरे को इस पे? नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। इफ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल g एट ए हाइट स्मॉल h above the surface of the earth is the same as at depth x below it, then both x and h being much smaller than the radius of the earth। यदि पृथ्वी तल से स्मॉल h ऊंचाई पर स्मॉल g के मान में उतना ही परिवर्तन होता है जितना पृथ्वी के भीतर x गहराई पर, ठीक है। और कंडीशन दे रखी है आप लोगों को x एंड h बहुत छोटा है किससे अर्थ रेडियस से। तो जब भी हम ग्रेविटेशनल में हाइट की बात करते हैं और g का रिलेशन हम निकालते हैं तो gh इज इक्वल टू होता है g1 माइनस 2h अपॉन r। और चेंज की जब बात करते हैं डेल GH अपॉन G तो वो कितना है 2h अपॉन r। ये हाइट के अकॉर्डिंग चेंज है। ऐसे ही क्या डेप्थ में चेंज की बात करते हैं क्या, ये ऊंचाई के अनुसार चेंज है, ठीक है गहराई के अनुसार। इट मींस डेप्थ में बात करें तो डेप्थ वाली कहानी में क्या हो जाता है फॉर्मूला यदि हम लिखेंगे GD इज इक्वल टू G1 माइनस D अपॉन R। क्लियर है? तो इसमें जो चेंज आता है डेल GD अपॉन G इज इक्वल टू D अपॉन R।
यहां डेप्थ जो है वो x दे रखी है क्या दे रखी है? x। क्लियर है? डेप्थ यहां पे x है, तो इस वाली कहानी में जो डेल जीडी हो जाएगा अपॉन जी इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हम बात करें, बोला है कि सेम, मतलब पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर g के मान में उतना ही परिवर्तन जितना पृथ्वी के भीतर x गहराई में है। ठीक है, मतलब हाइट और डेप्थ दोनों में चेंज सेम है, तो इस कंडीशन में दोनों सेम है, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वल है, तो रख दीजिए आप, तो दोनों इक्वल हैं, तो 2h अपॉन आर इज इक्वल टू x अपॉन आर, आर से आर कट हो जाएगा, x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2h। क्लियर है? तो x इज इक्वल टू आपको क्या मिला? 2h। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, ए सिस्टम consisting of two masses connected by massless rod lies along the x-axis A. 0.4 kg mass is at distance x is equal to 2 meter, while a 0.6 kg mass is at a distance x is equal to 7 meter. The x coordinate of the center of mass is. एक निकाय x अक्ष पर स्थित द्रव्यमान हीन छड़ के जुड़े दो द्रव्यमानों से मिलकर बना है। 0.4 kg का द्रव्यमान x बराबर 2 मीटर। ठीक है, m1 दे रखा है 0.4 है। क्लियर है? और x जो है वो कितना है? 2 मीटर है। चलिए, m2 जो है वो कितना है? 0.6 kg है, और x2 जो है वो कितना है? 7 मीटर है। अब आपसे पूछा गया द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज, मतलब आपसे एक्सयूएम पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। अब m1 कितना है? 0.4, x1 कितना है? 2, m2 कितना है? 0.6, और ये कितना है? 7 अपॉन m1 प्लस m2 0.4 प्लस 0.6। ये हो जाएगा आपका 0.8, और ये हो गया आपका 4.2 अपॉन 1, कितना हो जाएगा? 4.2 मतलब 5 मीटर। ऑप्शन हमारा ए सही आंसर है। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 32, a body of mass 5 kg has momentum of 10 kg meter per second. When a force of 0.2 Newton is applied on it for 10 seconds, the change in kinetic energy is. 5 kg द्रव्यमान वाले कण का संवेग 10 kg मीटर पर सेकंड है। जब एक 0.2 न्यूटन का बल 10 सेकंड तक लगाया जाता है, तब इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? देखो यहां पे दो कंडीशन, पहली 5 kg है, इनिशियल कंडीशन 10 kg मीटर पर सेकंड। क्लियर है? मोमेंटम दे रखा है, m दे रखा है आपको 5 kg, और इनिशियल मोमेंटम दे रखा है 10 kg मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, बात मान ली मैंने। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी हो जाएगी भाई? p स्क्वायर अपॉन 2m होता है, तो कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो 10 से 10 कर दिया क्या? तो काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल मुझे मिली वो क्या हो गई? 10 जूल। क्लियर है? अब देखो सेकंड केस में क्या बोलता है? 0.2 न्यूटन का बल 10 सेकेंड, व्हेन फोर्स 0.2 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन इट 10 सेकेंड। मतलब यहां पे आपको क्या दे रखा है? इंपल्स, आवेग, है ना। जब भी कोई फोर्स किसी टाइम ड्यूरेशन के लिए एप्लीकेबल होता है, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए, मतलब वहां पे इंपल्स की बात की जाती है। तो I इज इक्वल टू क्या होता है? एफ डेल टी। ठीक है, वो कितना है? 0.2 इंटू 10 मतलब कितना? 2 न्यूटन। और यही इंपल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। मतलब मोमेंटम में जो चेंज आया वो कितना आया? 2 न्यूटन का। मतलब इनिशियल कितना था? सॉरी, कितने का आया? न्यूटन नहीं, न्यूटन इंटू सेकेंड। क्लियर है? या इसको मोमेंटम केजी मीटर पर सेकेंड भी बोला जा सकता है। अब देखो इतना चेंज आया है, इनिशियल कितना था? 10, चेंज कितना आया? 2, तो फाइनल कितना हो गया? 10 प्लस 2। ठीक है, 10 प्लस 2 मतलब 12 kg मीटर पर सेकेंड।
अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात की जा रही है क्या? फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब P स्क्वायर अपॉन 2m। फाइनल कितना है भाई? ये 12 मल्टीप्लाई बाई 12 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 5, क्या ये 144 अपॉन 10 हो जाएगा? तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 14.4 जूल। अब काइनेटिक एनर्जी में चेंज पूछा गया है, तो इनिशियल मुझे पता लग गया, कितना है इनिशियल? 10। फाइनल पता लग गया 14.4, माइनस कर दे क्या? 14.4 माइनस 10, तो 14.4 माइनस 10 मतलब 4.4 जूल का चेंज आया है। समझ में आया? इसकी काइनेटिक एनर्जी में, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मीटर में है, इक्वेशन आपके सामने है कि रूप में है कण का अधिकतम त्वरण क्या होगा। तो देखो अधिकतम त्वरण की जब बात की जाती है तो अधिकतम त्वरण क्या है? a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। a इज द एम्पलीट्यूड, क्या एम्पलीट्यूड यहां पे 2 है, चलिए सेंटीमीटर में है पर ये, ठीक है। और जो t का मल्टीप्लीकेशन होता है वो ओमेगा होता है, ठीक है। तो ओमेगा कितना है? ओमेगा इज इक्वल टू 0.5 पाई। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.5 पाई मल्टीप्लाई बाय 0.5 पाई, ओमेगा स्क्वायर है, और a कितना है? 2 है, ठीक है। हटाइए, नीचे कितना आ जाएगा? 10, ठीक है। तो ये 5 से कट गया 2 टाइम्स, और ये कट गया कितना इससे? a इज इक्वल टू कितना बचा? 0.5 पाई स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हो आप? a इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 2, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन सी, ठीक है। ये सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेस इज करेक्ट। एक डायग्राम आपके सामने है, संलग्न चित्र में ताप T1 व T2 पर किसी गैस के दाब व आयतन में संबंध प्रदर्शित है, निम्न में से सही विकल्प है। क्लियर है? The adjoining figure shows graph of pressure and volume of gas of two temperature T1 and T2. Which of the following interface is correct? सीधी सी बात है, आप किसी भी, हम बात कर लेते हैं एक पॉइंट की, प्रेशर पे आप बात करिए। देखो यहाँ पे दो वॉल्यूम है, एक V1 है और एक क्या है? V2 है। तो दोनों ही प्रेशर में जो रिलेशन आ रहा है वो क्या है? 1/V का है। पर यहां पे किसका टेम्परेचर ज्यादा है? तो हम जानते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? T। तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका टेम्परेचर, तो किसका? V2 की हम बात कर रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? T2। तो टेम्परेचर T2 हमारा किससे ज्यादा है? T1 से। क्लियर है? चलिए, तो T1 इज लेस देन T2, तो ऑप्शन सी हमारा सही है। आप T1 लेस देन T2 बोलो या T2 इज ग्रेटर देन T1 बोलो, एक ही बात है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 35, in planetary motion the aerial velocity of position vector of a planet depends on angular velocity omega and the distance of the planet from sun r, if so the correct relation for aerial velocity is। ग्रह गति में किसी ग्रह की स्थिति सदिश का क्षेत्रीय वेग dA by dt कोणीय वेग ओमेगा तथा ग्रह की सूर्य से दूरी r पर निर्भर करता है, क्षेत्रीय वेग के लिए सही संबंध होगा। तो देखो एक्चुअल में आपको बोला गया है क्षेत्रीय वेग, सदिश का क्षेत्रीय वेग, एरियल वेलोसिटी बोलते हैं इसको, dA by dt। केपलर का सेकंड नियम बोलता है dA by dt कांस्टेंट होता है, और ये किसके इक्वल होता है? L by 2m। L इज द क्या होता है? कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है? इसकी वैल्यू आप लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? mvr अपॉन 2m, m से m कट हो जाएगा क्या? तो dA by dt इज इक्वल टू v कितना है? ओमेगा r, और ये कितना है? r अपॉन कितना है? 2, तो कितना हो जाएगा? dA by dt इज इक्वल टू ओमेगा r स्क्वायर बाई 2। अब प्रोपोर्शनल बोला गया है तो कांस्टेंट टर्म्स हटा दीजिए, तो dA by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा r स्क्वायर। क्लियर है? तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, 36 से आपको मनीष सर डिस्कस करेंगे, मनीष लोधा सर। ओके, हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीष सिंह है। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 बोल रहा है इफ अ कोइल ऑफ द 40 टन्स एंड एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या गिवन है हमें कि नंबर ऑफ टन्स यहाँ पे दे रखे हैं 40, और इसका जो एरिया है, एरिया दे रखा है हमें 4 सेंटीमीटर
स्क्वायर। और यहाँ पे रिमूव फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड इट इज ऑब्जर्व द चार्ज ऑन द कॉइल इज 2 into 10 to -4। तो यहाँ पे चार्ज कितना है भैया, यहाँ पे 2 into 10 to the power -4 कूलम फ्लो इनटू द कॉइल। द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 80 ओम, और रेजिस्टेंस हमारा जो दे रखा है वो दे रखा है 80 ओम। और हमसे पूछा द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, जनरली इसी को हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। मतलब हम जनरली बात करें तो हम यहाँ पे निकालना है, हमें बी निकालना है। जैसे यहाँ पे अगर हिंदी में बात करें तो ये 40 फेरो वाली है, जिसमें हमें नंबर ऑफ टर्न दे रखा है, एरिया दे रखा है, बाकी सारी चीजें डिट्टो सेम ही दे रखी है। तो अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो आपने चार्ज इंड्यूस का एक फार्मूला पढ़ा होगा बच्चों ने, क्यू इंड्यूस इक्वल टू होता है हमारा एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर एक्चुअली डेल्टा टी यहां से टाइम जो है वो तो हमारा यहाँ पे डिपेंड करता ही नहीं है, तो डेल्टा फाई अपॉन आर, एन डेल्टा फाई अपॉन आर। ठीक है, तो अब देखो यहां पे क्या होता है कि क्यू इंड्यूस हमें कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 2 into 10 to the power -4। नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे दे रखे हैं 40, तो उसकी वैल्यू रख देते हैं। अब देखो यार बात करें हम डेल्टा फाई की, तो डेल्टा फाई का मतलब क्या है, चेंज इन फ्लक्स। अब चेंज इन फ्लक्स क्या है, जैसे मान लो पहले तो रखा हुआ था, अब हमने बाहर निकाल दिया, तो जब बाहर निकाल दिया तो फ्लक्स कितना हो गया, 0। तो जो इनिशियली फ्लक्स था बस वही रहेगा फ्लक्स, तो चेंज इन फ्लक्स भी वही होगा जो इनिशियल फ्लक्स था, क्योंकि फाइनल तो क्या हो गया 0। तो अच्छा इनिशियली फ्लक्स था, तो फ्लक्स को आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा फाई को आप जानते हो बी इंटू ए, याद है सभी को। तो यहां से हम इसको बी इंटू ए लिख सकते हैं, तो यहां पे कितना हो जाएगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो बी की वैल्यू तो हमारी बी रख लेते हैं जो हमें निकालना है। एरिया कितना दे रखा है इसमें, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 into 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर में, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे, तो भैया ये 80 हो गया। ठीक, तो अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 10 to the power -4 से 10 to the power -4, 41 जा 42 जा 2 1 जा 2 2 जा और 2 से 2, तो यहाँ पे उधर बचा बी और इधर बचा 1, तो हमारा जो यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इसका अगर हम बात करें तो इसका आंसर आता है 1, तो ये इसका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ आ गया। बस एक फार्मूला बेस्ड सवाल था, डायरेक्ट हमने फार्मूला लगाया कि क्यू इंड्यूस कितना होता है, एन डेल्टा फाई बाय आर, और डेल्टा फाई की वैल्यू हमने बी ए क्यू रखी, क्योंकि ये हमारा जो इनिशियली तो यही था, और फाइनली अगर जनरल बात करें तो वो 0 हो गया, क्योंकि बाहर निकाल लिया हमने। अब बाहर निकाल लिया तो कोई फ्लक्स पास होगा ही नहीं उससे, तो इस वजह से 0 होगा। तो ये पहला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 37। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन समझना कि ए बी सी यहाँ पे 3 समान लंबाई इक्वल या आइडेंटिकल वायर्स है इस तरह से, जिनमें करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है आई एंड 2i। इसमें जैसा कि दे रखा है डाउनवर्ड है, इसमें डाउनवर्ड है, और इसमें करंट क्या है, अपवर्ड है। ठीक है, और हमसे पूछा गया है कि जो फोर्स ये बोल रहा है आगे कि द पैरेलल कंडक्टर्स ऑफ द इक्वल लेंथ एंड द करंट आई एंड 2i रेस्पेक्टिवली, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज x, ये डिस्टेंस x दे रखिए, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज आल्सो x, एंड F1 इज द फोर्स एक्सर्ट बाय द B ऑन A। B पर A जितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और ऑन A, एंड F2 इज द फोर्स एक्सर्ट बाय C ऑन A। मतलब इस A पर निकालना है, तो ये B A पर लगा रहा है फोर्स, तो ऐसे C लगा रहा है, तो ये पूछा गया हमसे कि F1 और F2 में रिलेशन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन F1 F2। तो अगर आपने एक फोर्स वाला यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ पढ़ा होगा आपने, ये होता है म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई d, ये पढ़ा है सभी ने, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये हम निकाल भी सकते हैं, डेरिवेशन से होता है, जनरली आपको आता भी है। तो अब देखो, तो हम अगर मैं बात करूं तो ये पर यूनिट लेंथ, अब देखो वायर की लेंथ तो यहाँ पे कांस्टेंट है, और आपने ये भी आप जानते हो कि अगर यहां पर दो करंट अगर इक्वल डायरेक्शन में फ्लो होती है तो उस केस में कौन सा फोर्स लगता है हमारा, अट्रैक्शन का, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो कौन सा फोर्स लगता है हमारा, रिपल्शन का। ठीक है, तो अच्छा एक बात बताओ, ये बी वाला और ए वाले पे क्या सेम डायरेक्शन में करंट है, तो ये बी वाला ए को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा कितने फोर्स से, F1 से। तो अच्छा F1 का कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे F1 बाई लेंथ इसकी L मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, म्यू नॉट I1 भी I है,
I2 भी I है, डिवाइडेड बाई 2 पाई, कितना डिस्टेंस है यहाँ पे x, ये फोर्स हो गया हमारा, ठीक है। तो दूसरी केस की बात करें हम, तो अब देखो यार C ये पूछा दूसरे में कि C ऑन A, अब ये C कितना लगा, अब देखो A में डायरेक्शन कहां है, डाउनवर्ड, और C में कहां है, अपवर्ड। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में है, तो इसका मतलब ये अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट होती है तो कौन सा फोर्स लगता है, रिपल्शन का। तो क्या करेगा कि ये जो है, ये जो C वाला है इसको कहां रिपेल करेगा, अपने दूर, और ये कितने फोर्स से कर रहा है, F2। तो F2 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो कैसे निकालेंगे F2, म्यू नॉट F2 बाई एल, लेंथ मान ली, कोई फर्क नहीं पड़ता, कि मैंने बताया ना आपको लेंथ यहाँ पर सेम है, कांस्टेंट, तो दोनों के लिए एल ही रहेगा, कोई चेंज नहीं उसमें। तो म्यू नॉट एक का दे रखा आई, एक का दे रखा है 2i डिवाइडेड बाई 2 पाई, और ये यहाँ पे अच्छा इनकी लेंथ, ये यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, लंबाई कितनी हो जाएगी 2x, वैसे भी 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। ये बस यही फार्मूला लगाया मैंने, म्यू नोट I1 I2, देखो यहाँ पे I1 की जगह एक जगह I रख दिया और एक में 2i, इस वाले फार्मूले में, क्योंकि यहां पर इसमें 2i है करंट और इसमें कितना है, I है, इस वजह से। तो यहाँ पे देखो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया अपना, तो ये भी क्या F1 और F2 यहाँ पे सेम हो गए क्या, तो हम बोल सकते हैं कि F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन की बात करें तो F1 यहाँ पे अगर कोई एक लेफ्ट में लग रहा है तो एक राइट में लग रहा है, तो इस तरह से लग रहा है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर है तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर जो इनके मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन क्या अलग अलग है बेटे, यहाँ पे अलग अलग है यहाँ पे इनकी डायरेक्शन। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि F1 इज इक्वल टू माइनस F2। तो कहीं पर है क्या ऐसा ऑप्शन, यस डी ऑप्शन है। तो यहां से हमारा ये हो गया कंप्लीट, समझ में आ गया। खाली एक फार्मूला बेस्ड सवाल है, फार्मूला लगाना है और जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। इसमें एक्चुअली यहाँ पे 2i करंट है तो 4 से भी दुगना तो हो गया था, लेकिन क्या हो गया कि डिस्टेंस यहाँ पे वापस यहाँ पे 2x डिस्टेंस है तो 4 से वापस पहले जितना हो गया, ठीक है। करंट दुगना करने से 4 दुगना जाता है, लेकिन डिस्टेंस दुगनी करने से वो क्या हो जाता है, वापस से आधा हुआ, तो दुगना इंटू आधा तो कितना हो गया, 1 ही बराबर हो गया। तो जितना ये इस पे अप्लाई करेगा उतना ही ये फोर्स इस पे अप्लाई करेगा, दैट्स इट। तो चलिए ये सिंपल सा है, ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता ही होगा आपको। चलिए तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। तो अब देखो यहां पर क्या दे रखा है, अगर मैं बात करूं, दो क्रमागत आवेश माइनस क्यू, वाई एक्सिस 0, है और 0, माइनस से बिंदु पर स्थिर है। मतलब हमने क्या किया कि दो आवेश या दो चार्ज है इस तरह से, एक को अपने 0, ए और एक को 0, माइनस है। यहां पे अपन ने रख दिया भैया दो माइनस क्यू को, ठीक है। एक धनात्मक आवेश Q एक अक्ष बिंदु 2a पर स्थित है और ये यहाँ पे 2a पे रखा है, और ये क्या है, ये y इक्वल टू a पर है माइनस Q, और एक माइनस Q यहाँ पर है, और ये भी y इक्वल टू माइनस a पर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है विराम से छोड़ा जाता है तब आवेश मूल बिंदु का परितः सरल आवर्त गति करता है, पहला ऑप्शन। मूल बिंदु की ओर चलता है और यहाँ विराम पर आकर रहता है, अनंत तक चलता है, दोलन गति करता है लेकिन सरल आवर्त गति नहीं करता है। सेम यहां पे अगर हम ऑप्शन देखें तो क्या होता है, पहली बात ये आप समझो, दो चार्जेस है ये। अच्छा यार ये वाला माइनस है और ये प्लस है, तो ये क्या इसको पकड़ के ऐसे खींचेगा, ऐसे ये वाला माइनस चार्ज ये भी आवेश इसको इधर अपनी ओर खींचेगा। तो अब क्या हो गया सीन, ये समझना कि इसका एक कंपोनेंट, मान लो ये एंगल जो है या कोण है ये थीटा है, तो एक कंपोनेंट तो इधर आ जाएगा जिसे हम घटक बोलते हैं, और एक घटक कहां जाएगा, ऊपर। ऐसे इस वाले का भी एक घटक ऐसे और एक घटक यहाँ पे नीचे, तो ये तो हो जाएंगे कैंसिल आउट, क्योंकि सेम डिस्टेंस है तो बल या फोर्स भी क्या हो गए, बराबर लेंगे। तो यार इस घटक की वजह से क्या होगा, अब ये अट्रैक्शन करने लगेगा और ये जो हमारा जो चार्ज है ये एक्चुअली इधर की ओर चलने लगेगा, चलने लगा, इधर चलने लगा, लेकिन यहां पर पहुंचते पहुंचते इसकी स्पीड या इसकी चाल इतनी हो जाती है कि ये यहां पे रुकता नहीं है, कहां चले जाता है, इधर चले जाता है। और फिर ये जैसे इधर जाता है तो वापस ये इसको इधर की ओर अटैक करने लगते हैं, तो जिससे स्लो हो जाता है, थोड़ा धीरे हो जाता है, और एक टाइम पे आके चलते चलते वापस क्या जाता है, रुक जाता है, और रुकने के बाद ये वापस इधर आता है, और इस तरह से ये जो गति करते रहते हैं। तो एक्चुअल में ये दोलनी गति है, सरल आवर्त गति क्यों नहीं है, पहले तो ये चीज भी हम बात करें। तो इसका जो एक्चुअल ऑप्शन होगा वो होगा दोलन गति करता है लेकिन सरल आवर्त गति नहीं करता है। ऐसे यहां पे भी एग्जीक्यूट ऑसिलेटरी मोड बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका रीजन क्या बताता है, कारण क्या है इसका कारण ये है कि अगर जब हम सरल आवर्त गति की बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि वहां पे जो बल होता है वो विस्थापन के क्या होता है, समानुपाती होता है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, एक्चुअली यहां पर जो है
और हम बात एक और चीज मैं बता दूं आपको कि जो सरल आवर्त गति होती है उसमें जो वाइब्रेशंस होते हैं या फिर जैसे हम बोलते हैं दोलन होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो क्या सीन है, आप देखिए कि ये डिस्टेंस ए ही है भैया, ये भी ए है और ये भी ए है, लेकिन ये कितनी है 2a, मतलब दोलन हो रहे हैं वो 2a के हो रहे हैं, लेकिन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस खाली ए और ए ही है। मतलब देखा जाए तो सेंटर से ए ऊपर ये है, ए ऊपर ही है, लेकिन दोलन हो रहे हैं, यहाँ पे दोलन क्या हो रहा है बड़े बड़े, तो एक टाइप की दोलनी गति तो है, मतलब ये ऑसिलेटरी मोशन तो है, बट इट इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ में आ गया? तो ये दो कंडीशन आपको याद ही होगा कि अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है तो बल भी या फोर्स भी किसके एक्स के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब विस्थापन के, और ऐसे त्वरण भी विस्थापन के प्रोपोर्शनल होता है या समानुपाती होता है, ठीक है। चलिए तो अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, स्थिर दाब स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा का 5/3 अनुपात वाली एक आदर्श गैस का 1 मोल रुद्धोष्म द्वारा 6 जूल कार्य करता है। यदि गैस का आरंभिक ताप T है, T केल्विन हो, तो उसका अंतिम ताप क्या होगा? ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस द इनिशियल टेम्परेचर of the T Kelvin and does the 6 joule of the work adiabatically. If the ratio of the specific heat and this gas has a constant pressure and the constant volume is 5/3, then final temperature of gas will be. बस ये चिरकुट सा सवाल है, देखो कैसे एक्चुअल में क्या होता है कि आपने एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन पढ़ा होगा, डेल्टा डब्ल्यू कैसे, एन आर टी इनिशियल माइनस टी फाइनल, एक इन जनरल क्लास वाली प्रॉब्लम है, गामा -1, पता है सभी को। अब क्या होता है, अब देखो यहाँ पे एक और चीज देखिए, स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात, मतलब सीपी बटे सीवी, इसी को क्या बोलते हैं हम, गामा बोलते हैं, है ना। ये क्या, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा और स्थिर आयतन पर। तो अब देखो यहाँ पे इसको अगर हम बात करें तो गामा यहाँ पे कितना दे रखा है इन्होंने अपने को, 5/3, 5/3। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाते हैं, वर्क डन, कार्य कितना कर रहा है, ये प्रश्न में दे रखा है 6R, कितने मोल है, 1 मोल, यहां भी R है तो R, टी इनिशियल कितना दे रखा है, मतलब प्रारंभिक ताप दे रखा है इसने टी फाइनल अंतिम ताप हमें निकालना है, गामा का मान कितना दे रखा है 5/3 -1, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे R से R तो हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो इधर बचा हमारा 6 = ये 5/3, 3 को इधर लगे तो 5 - 3 2, 2/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे रह जाएगा, 3/2 टी माइनस टी अंतिम, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 दूना 4, तो 4 = टी माइनस टी अंतिम, तो टी अंतिम टी फाइनल को इधर ले आए तो ये आ जाएगा T -4, तो यही आना चाहिए इसका, कहीं पर है, यस डी है, तो यही करेक्ट उत्तर है, और क्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत आसान सवाल है यार, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है एडियाबेटिक का। तो अब बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है बंदा कि नियत दाब एक आदर्श एक परमाणु गैस के मोल को ठीक है, एक आदर्श परमाणु एक गैस के मोल को एक वायुमंडलीय दाब पर 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, इसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा, ठीक है। सेम in the English, 1 mole of an ideal monoatomic gas is heated in the constant pressure from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius. Then change in internal energies. Okay, तो how to find change in internal energy? या आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तो कैसे निकालते हैं, NCV डेल्टा T, सारे बच्चों को पता हुआ है फार्मूला, आता है। अच्छा यहाँ पे CV होता है वो नियत आयतन पे होता है, अपना क्या बोलते हैं नियत आयतन पे कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी, तो इसको क्या कैसे निकालते हैं अपन, F/2R, ठीक है। तो अब यहां से बस यहां पे रख देते हम F/2R डेल्टा T, तो अब देखो मान आ गया अपना, N कितना है, मोल कितना मोल दिया, देखो जरा 1 मोल दे रखा है, ठीक है 1 मोल ही दे रखा है, यस तो 1 दे रखा है। अच्छा डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो के लिए कितनी होती है, मतलब एक परमाणु के लिए कितनी होती है, 3 होती है, याद है सभी ने पढ़ा है, तो ये हो गया 3/2 R,
आर का मान कितना होता है 8.3, क्योंकि जूल में उत्तर दे रखा है, देखो जरा यहाँ पे। और डेल्टा टी परिवर्तन कितना हो गया भैया, 100 में से 0 गया तो 100 ही लिख दो डायरेक्ट, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1.5, तो 1.15 3 45 का 5 हासिल आया 4, 15 8 120, 21 22 23 24 124, 2 के बाद पॉइंट, तो ये यहां पे लग गया इंटू 10 टू द पावर 2। तो ऐसा कुछ आना चाहिए जो इसके करीब होगा, ठीक है, वही आना चाहिए। तो कहीं पर लग रहा है ऐसा, देखो 12.45 आया ज्यादा से, तो लगभग समथिंग यही है पूरा। 8.31 कुछ होता है मान उसका, मैंने 8.3 लिया खाली इस वजह से, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग यहां से मतलब हमने निकाल लिया, आसान है। तो हमारा ये आंसर आ गया, तो इसका कौन सा आंसर होगा, यही, ठीक है। एक्चुअली 8.31 होता है, अपन यहाँ पे 8.3 लेके सोल्व करेंगे तो बिल्कुल अप्रोक्सीमेट में करीब आंसर आ जाएगा उसका, ठीक। अगला प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं अपन। अगली क्या है इसका प्रश्न, अगला 41, 4 point charges plus q minus q apply the ABCD of the square of the side the electric potential at the O the square is। 4 बिंदु आवेश, 2 धन q और 2 ऋण q, क्रमशः ए भुज के एक वर्ग के कोने ए बी व सी डी पे जो पे रखे जाते हैं, तो वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव। देखो तो क्या हो गया, अपन ने एक वर्ग बना लिया बेटे, ठीक, एक वर्ग बना लिया अपन ने इस तरह से। अब यहां पे 4 आवेश रख देते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, ये प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, ये माइनस क्यू और ये भी माइनस क्यू, ठीक। अब यहां से हमें बात करना है कि सेंटर पर विभव कितना निकालेंगे। तो देखो जरा, मान लो ये डिस्टेंस बेटे आर है, तो ये भी क्या होगी, आर होगी, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, है ना, निकालने की जरूरत नहीं डिस्टेंस। तो अगर यहां से इसमें विभव निकालना है, इसको ओ पॉइंट मान लेते हैं, तो वी ओ कैसे निकालते हैं, के क्यू बटे आर प्लस, ये भी प्लस है तो इसकी वजह से भी के क्यू बटे आर। अब देखो ये माइनस है तो इसकी वजह से ऋण होगा, ऋण के क्यू बटे आर, ये भी ऋण है तो इसकी वजह से भी ऋण होगा, तो माइनस के क्यू बटे आर, माइनस से प्लस, तो कितना हो गया ऊपर विभव, 0। देखो जरा कहीं पे 0 या शून्य ऑप्शन है भैया, फोर्थ ऑप्शन, आसान है, कुछ नहीं है। अगर 2 समान आवेश ऊपर है, 2 धन है और 2 ऋण है, तो भैया टोटल जितना ये धनात्मक विभव लगाएंगे उतने ही ये ऋणात्मक विभव लगाएगा, तो नेट विभव कितना हो गया, 0। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव पोटेंशियल इनकी वजह से होगा उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल नेगेटिव वाले की वजह से होगा, तो नेट जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी तार को तोड़ने के लिए 10 की घात 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बल की आवश्यकता होती है। मतलब बल बटे क्षेत्रफल दे रखा है इसने 10 की घात 6 न्यूटन पर मीटर वर्ग, ठीक है। यदि पदार्थ का घनत्व डेंसिटी 3 गुणित 10 की घात 3 है, तो उस तार की लंबाई क्या होनी चाहिए। देखो कितना आसान सवाल है, लटका दो यार ऐसे एक तार को, ठीक है, लटका दिया आपने एक तार बना के, तो यहां पे सबसे ज्यादा बल लगेगा, यही से टूटेगा है। तो यहाँ पे देखो, तो कैसे निकालेंगे आप, इन जनरल बात करें तो इसमें नीचे कौन सा बल लग रहा है बताओ जरा, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है जिसको तोड़ रहा है, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण बल बटे क्षेत्रफल, और इसका मान कितना दे रखा है, जो भी दे रखा है इस बंदे ने, फोर्स अपॉन एरिया दे रखा है ना, 10 की घात 6 दे रखा है, ठीक है। अच्छा ये एक सिलेंड्रिकल वायर है, तो सिलेंड्रिकल वायर मतलब जैसे बोलते हैं ना अपन, क्या बोलते हैं सिलेंड्रिकल, अरे बेलनी, तो बेलन जैसा वायर है, तो इसका जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, वो तो पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया, और लेंथ एल है, तो इसका जो भी एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं क्या इसके आयतन को, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं। एम को क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान को घनत्व गुणित आयतन, और आयतन को क्या लिखे, क्षेत्रफल गुणित लंबाई बटे जी बटे ए, तो ये आ गया आपका 10 की घात 6। तो एरिया से एरिया तो क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो कितना आ गया भैया, रो एल जी बट इज इक्वल टू 10 की घात 6। अब मान रख देते हैं यार, तो ये कितना आ गया, 3 गुणित 10 की घात 3, लंबाई निकालनी है, ये दे रखा है 10 और ये 10 की घात 6, तो ये अपना एल बराबर आ जाएगा, ये इधर आ गया देखो 3 ये और एक ये 4, 10 की घात 4, 10 की घात 6 उधर है, 10 के 6 में 10 के 4 गया तो कितना हो जाएगा, 10 की घात 2, तो उधर बच जाएगा आपका 100, और ये जो 3 है इसको यहां से नीचे भाग दे देंगे, तो 100 बटे 3, तो आपका जो आंसर करीब 33.33 मीटर के समथिंग आना चाहिए। तो जो भी इसके पास वाला कोई ऑप्शन है,
तो देखो 30, 3, 34, 300, तो इसके पास वाला ऑप्शन कौन सा है जो सही है? ये वाला, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए 34 मीटर के समथिंग। देखो 33.33 आ रहा है, लेकिन सबसे करीब वाला ऑप्शन कौन सा है? 34, तो यही इसका सही उत्तर होगा। क्योंकि अब देखो आप सोचेंगे कि सर आपने ये कैसे कर दिया भैया कि यहाँ 33.33, लेकिन एक्चुअली जी की वैल्यू जो होती है ना वो 9.8 होती है। जनरली अपन राउंड फिगर में तो उसको 10 मान लेते हैं अपन, तो इस वजह से थोड़ा सा ऑप्शन में थोड़ा तो ऊपर नीचे हो जाता है। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द वेव डिफरेंस, सॉरी मेरी इंग्लिश थोड़ी अलग है, मतलब two coherent sources the produced waves of the intensity of which of the interfere after the interference the ratio of the maximum intensity to the minimum intensity is 16. ठीक, अब यह the intensity of the waves are in the ratio, ऐसे ही अगर एक कला संबंध तरंग स्रोतों के उत्पन्न विभिन्न तीव्रताओं की तरंगों का व्यतिकरण होता है, व्यतिकरण के बाद अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या है? 16 है, तो उनकी तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात कैसे निकालेंगे? देखो कितना आसान है बेटो। तो यहां पर क्या दे रखा है इन्होंने? आई महत्तम, एक काम करते हैं हम थोड़ा कलर बदल देते हैं इसका, तो ये दे रखा है आई महत्तम बटे आई न्यूनतम, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, ये दे रखा है 16। 16 को 16 बटे 1 भी लिखने से कोई परहेज नहीं, आसान है, ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा आई महत्तम को क्या लिख सकते हैं बताओ जरा? √I1 प्लस √I2 का वर्ग अपॉन आई न्यूनतम को क्या लिख सकते हैं? I1 माइनस I2 का होल वर्ग, ये दे रखा है 16 बटे। अच्छा दोनों साइड अंडर रूट लगा लूं, तो अंडर रूट लगा लेता हूं, तो क्या हो जाएगा? ये अंडर रूट से वर्ग गायब हो जाता है, अंडर रूट क्या था? करनी, तो वर्ग गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा √I1 प्लस √I2, यहाँ बचा √I1 माइनस √I2, और 16 का कितना होता है? 4, और 1 का तो 1 ही होता है ना? समझ में आ गया? दोनों साइड अपन ने करनी लगा दी यार, है ना? तो ये भी अंडर रूट से गायब, ठीक है। तो अब यहां से क्या हो गया? इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो ये हो गया √I1 प्लस √I2, ये इधर आ गया, तो ये आ गया 4 √I1 माइनस 4 √I2, इसको इधर ले आए तो ये हो गया 5 √I2 माइनस है, तो इधर आके प्लस हो गया, और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 1 गया तो 3 √I1, इसको इधर ले आए तो 5 बटे 3, ये आ जाएगा √I1 बटे √I2, इसका वर्ग कर दो तो अंडर रूट गायब हो जाएगा, तो I1 बटे I2, 5 का वर्ग होता है 25 और 3 का वर्ग होता है 9, ये आना चाहिए आंसर यार अपना। कहीं पर हो तो बताओ जरा, कहाँ है ये? 25 बटे 9, ठीक है। अरे महत्तम और न्यूनतम का अनुपात दे रखा था आपने को, I1 I2 का अनुपात पूछा था, बिल्कुल बेसिक है, क्लास वाले प्रॉब्लम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोल रहा है 44, 3 चार्जेस Q, Q एंड Q, एक बड़ा Q है और 2 छोटे Q है, आवेश है, समकोण समबाहु समद्वि बाहु जो भी है, त्रिभुज के शीर्षों पर आवेश रखे हुए हैं, व्यवस्था कुल स्थिर वित्तीय ऊर्जा शून्य होगी यदि Q बराबर है। तो बोल रहा है कि भैया इस Q का मान क्या हो, कहां गया Q, इसका मान क्या हो, इसका वैल्यू क्या हो, कि जिससे इसकी जो नेट एनर्जी वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो नेट एनर्जी 0 अपन कैसे निकालते हैं? कि किसी भी पेयर मतलब जानते हो ना आप, अरे 2 जोड़े, ठीक है, तो यहाँ पे 3 आवेश है तो 3 जोड़े, तो सभी जोड़ों की ऊर्जाओं का सम योग होता है, वही कुल ऊर्जा होता है। तो इसने बोला कि कुल ऊर्जा का मान कितना है? 0 है। तो चलिए निकाल लेते हैं, ये वाला भी इसने A दे रखा है, ये भी है, तो ये कितना हो जाएगा? √2 है। चलो निकाल लेते हैं, इसकी ऊर्जा बताओ कितना हो गया? K बड़ा Q छोटा Q बटे A, K Q1 Q2 बटे R, पढ़ा होगा सभी ने, ये भी देखो प्लस K Q1 Q2 बटे R, ये भी A दे रखा है, देखो जरा, ये छोटा Q ये भी छोटा Q बटे, ये देखे जाए तो प्लस K बड़ा Q छोटा Q बटे √2A, और ये टोटल कितना हो गया? 0। अच्छा यहां से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं? KQ बाय A कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचा Q बचा आपका, यहाँ पे स्मॉल Q बचा, और यहाँ पे Q बटे √2 बचा, बराबर हो गया 0। इसको उधर पहुंचा देते हैं, ये स्मॉल Q को भी उधर, ये देखो 0 में किससे भी अगर भाग दोगे आप तो 0 आएगा, ये जो KQ बाय A को मैं नीचे पहुंचा दिया, 0 में भाग दे दिया इससे, तो ये 0 हो गया, ठीक है। अभी Q उधर गया और ये Q इधर बच गया, तो इन दोनों को जोड़े तो अपन यहाँ से Q ये प्लस Q बाय √2, और ये हो जाएगा उधर माइनस Q, √2 को इधर ले गए तो √2 + 1, और ये वापस √2 को इधर ले गए तो ये माइनस √2Q डिवाइडेड बाय √2 + 1,
√2 + 1 Q। ये समझ में आ गया ना? इसको ऊपर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आते ही बचपन से करते हैं। रूट क्यू ऊपर ले गया, √Q + 1 Q कॉमन ले लिया और ये नीचे √2 आया था, एलसीएम से ऊपर ले गया मैं। ठीक है, तो यहां से अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, इसको मैं उठा के ले जा रहा हूं इधर, यहाँ पे देखो इसको नीचे ले गए अपन, सॉरी √Q + Q और ये आ जाएगा √2 + 1। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे +1। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये जो Q है वो बड़ा Q तो यहाँ पे कितना आ गया अपना Q = -√2Q / √2 + 1। अब दुख की बात तो ये है कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, अब बच्चे क्या होता है कि देखा कि भैया अपना को कहीं पे आ ही नहीं रहा है कुछ ऐसा, तो बंदे देखते भैया इसमें √2 + 1 है, बच्चे लगा के जाते हैं। लेकिन यही छोटी छोटी गलतियों पे हमें ध्यान देना है जो कि नहीं करनी है। अब देखो इसमें अगर मैं ऐसा करूं, इस वाले प्रश्न में कि √2 से गुणा कर दूं और √2 से भाग दे दूं, ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे Q बराबर √2 तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2Q 2Q और ये यहाँ पे √2 का नीचे तो √2 × √2 तो ये हो जाएगा 2 और √2 × 1 × √2। तो इसका आंसर ये अब देखो मैच कर रहा है कहीं पे, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी। तो ध्यान रखें जल्दबाजी में कोई भी मतलब ऐसा नहीं जल्दबाजी में करके आ गए कि हमारा गलत है, मतलब ये √2 + 1 है तो यहाँ पे लगा दे। थोड़ा समझना है क्योंकि क्वेश्चन को कभी कभी क्या होता है, ऐसे प्रश्न देता है जो कि आंसर आ भी जाता है आपको, बस उस फॉर्म में नहीं होते तो अपन उस फॉर्म में उसको बना लेते हैं उस रूप में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 जो हमारा इंतजार कर रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, दो आवेश है 8Q और -2Q, दो बिंदुओं जो x से बराबर 0 और x से बराबर L पर स्थित है। एक अक्ष पर उस बिंदु की स्थिति जहां इन आवेशों का नेट विद्युत क्षेत्र क्या हो, शून्य हो, है ना। 2 पॉइंट चार्जेस are +8Q and -2Q are located at x = 0 and x = L. The location of point the x-axis which have net electric field due to these 2 points charges is 0 is। देखो जरा, ये x = 0 है और यहाँ पे ये x = L है। यहाँ पे कितना रखा, 8Q और यहाँ पे रखा -2Q। ठीक, अब देखो यहाँ पे आपने एक न्यूट्रल पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। न्यूट्रल पॉइंट जिसे बोलते हैं अपन, नल बिंदु भी बोल सकते हैं कि एक ऐसा बिंदु जहां पे कुल विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल क्या हो, शून्य हो। ठीक, अब देखो मेरी बात समझना यहाँ पे कि क्या हो गया कि भैया x = 0 पे, x बराबर L पे अपने को -2, तो कभी भी अगर दो विपरीत आवेश रखे हो हमारे पास, तो हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट आता है वो उस बिंदु पे आता है जो कि छोटे आवेश के पास में रहता है और बाहर रहता है, अगर दो विपरीत आवेश है तो। अच्छा, इन दोनों में से देखो छोटा मान किसका है भैया, -2Q का, तो इसके पास मतलब हम यहाँ पे रख देते, तो ये हमारा हो जाता है न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, अब देखो यार ये डिस्टेंस तो L के बराबर है, इस वाली डिस्टेंस को क्या ले लिया अपन ने, x ले लिया। ठीक है, वैसे जीरो से लेना चाहे तो आप ये भी मान सकते हो, L + 1 जो भी है। तो अच्छा, ये क्या करेगा, ये इसको, ये वाला 8Q क्या है, यहाँ पे अगर मैं कुछ Q रखूं तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, रिपल्शन करेगा, और -2Q वाला क्या करेगा, अपने आकर्षित करेगा। और अगर ये दोनों आपस में, ये दोनों विद्युत क्षेत्र बराबर हो गए तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अरे धन वाला रिपेल कर रहा है, माइनस वाला अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों अगर इक्वल एंड अपोजिट है तो नेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे शून्य हो जाएगा। तो अब देखो जरा, तो E1 के लिए निकाल लेते हैं, K कितना दे रखा है, 8Q बटे, अच्छा यहां से दूरी कितनी हो जाएगी, ये L + x। अपन ने क्या किया बेटे, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को अपन ने x मान लिया, ये यहां से लेके यहां तक की, तो ये कितना हो गया, L ये और x है तो L + x, L + x का होल वर्ग, और ये K, ये क्या है 2Q जिसको अट्रैक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे साइन वाइन नहीं लगाना है क्योंकि फील्ड में हम ऑलरेडी डायरेक्शन ले चुके होते हैं, तो हमें साइन लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो डिवाइडेड बाई इसकी कितनी डिस्टेंस भैया, x है यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस जो अपने मानी है, तो कितना, K से K कैंसिल, Q से Q, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो कितना बचा, इसको इधर ले जाए अपन, तो 4/L + x का होल वर्ग, और यहाँ पे बचा 1/x का होल वर्ग। दोनों साइड अंडर रूट ले लेते हैं। इस टाइप की प्रॉब्लम को ऐसा नहीं करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली, यहाँ पे खोल ओपन करके फिर सोल्व किया। 4 का कितना हो जाएगा, 2, L + x, 1 का 1, x को इधर ले आए तो ये कितना हो जाएगा, 2x, इधर आ गया अपना L + x। अब ये x को इधर ले आए तो 2x में से x गया तो x, तो x बराबर L। तो अब देखो x बराबर L, तो यार यहां से ये x की वैल्यू कितनी आ गई, L। अब यहाँ पे तो L नहीं है तो अपने को देखो कहां से मेजर करना है, 0 से, यहां से। तो अच्छा ये डिस्टेंस कितनी हो गई, L तो ये हो गई और L ये हो गई, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भैया,
12। तो अपना आंसर क्या आ गया, कहीं पे है 12 सी। ठीक है, तो इस बिंदु पर मतलब अपने को ओरिजिन से नापना है ना यार, तो ओरिजिन से यहां तक जो है कुल डिस्टेंस या दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 12 हो जाएगी। आसान है। तो अब देख लो जरा, इसको भी स्क्रीनशॉट वगैरह चार्ट ले लो आप, और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 46 अगला प्रॉब्लम। Two resistors are connected in the gaps of the meter beads and the balance point is 20 centimeter. Okay, देखो जरा, इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं, रुको। देखो, एक R1 मान लिया, एक मान लिया अपन ने R2, और यहाँ पे एक व्हीटस्टोन, और यहाँ पे जो भी गैल्वेनोमीटर। तो बोल रहा है कि ये जो हमें मिला 20 पे मिला, तो अच्छा मीटर बीच में अगर ये 20 है तो टोटल 100 सेंटीमीटर का वायर होता है, तो ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, तो अभी क्या लिख सकते हैं अपन, R1 बाई 20 और R2 बटे 80। याद है ना बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज वाले कॉन्सेप्ट पे तो मीटर ब्रिज काम करता है। ठीक है, तो R1 बाई 20 इक्वल टू R2 बाई 80। तो कितना हो गया, 20 एकम 20, 20 चौका 80। तो यहाँ पे R1 इक्वल टू R2 बटे 4, तो R2 इक्वल टू आ जाएगा आपका 4R1। इसे इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, 1। है ना, एक मीटर सेतु दोनों गेपों में प्रतिरोध जुड़े, संतुलन बिंदु कहां पर, 20 सेंटीमीटर दूर पे प्राप्त होता है। ठीक है, दोनों प्रतिरोधों में छोटे प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में अपन ने 15 ओम का एक प्रतिरोध जोड़ दिया है। संतुलन बिंदु अब कहां पे आ गया, 40 सेंटीमीटर पे। तो छोटे प्रतिरोध का मान होगा, देखो अब देखो, जहां पे छोटी दूरी है तो सीधी सी बात है, बेचारा R1 छुटका सा है और R2 जो है वो बड़ा है, तो अपन को इसके R1 के साथ अपन ने सीरीज में कितना जोड़ दिया, 15 और जोड़ दिया। तो देखो अब नया नया सिस्टम में क्या बना, इसको मैं इधर बना देता हूं कि यहां पे इधर जो है ये तो हो गया आपका R1 प्लस 15, और उधर बचा अपना R2, उसमें कोई चेंज नहीं किया। और ये जो अपनी नल बिंदु है ये अब कहां पे आ गया, ये 40। अच्छा टोटल 100 होता है, ये 40 तो बचा हुआ कितना हो गया, 60। ठीक है, तो अब यहां पे इसको भी अगर आप बैलेंस करें तो कैसे निकालोगे बेटो, R1 प्लस 15 बटे 40, और ये हो गया R2 बटे 60। तो 20 दूना 40, 20 तिया 60, 3 को इधर बेचे अपन, तो ये आ गया आपका 3R1 प्लस 15 3 45, और ये आ गया इधर 2R2। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है अपने को, यहाँ पे मान रख देते अपन, R2 की जगह 4R1 रख दूं क्या बेटे में, तो यहाँ पे रख देते अपन 4R1। तो ये कितना हो गया, 3R1 प्लस 45 इज इक्वल टू 2 गुणित 4R1। तो 4 दूना कितना हो गया, 8। तो 8 और ये 3R उधर गया, तो 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 5R1। समझ में आ गया भैया, 4 दूना 8 और 3R1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये 45। तो आपका यार R1 इक्वल टू मेरे ख्याल से तो 9 ओम आना चाहिए। देखते जरा क्या है इसका, 9 वगैरह कहीं ऑप्शन है कि नो, ये सही है इसे भैया, तो यही है इसका करेक्ट आंसर। आसान है, पहले इनिशियली ये था, फिर हमने R1 के साथ 15 जोड़ दिया, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया, आंसर आ गया। ठीक तो इसको आप कर लीजिएगा, और फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना 47। देखो, a parallel plate capacitor has the capacity C, distance of separation between the plate is D, a potential difference of V, the applied between the plates, the force of attraction between the plate of the parallel plate capacitor. Okay, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C हो, पट्टिका बीच की दूरी D हो, इनके बीच में विभवांतर भी हो, तो इनके बीच लगने वाला बल निकालना है अपने को। देखो कितना चिरकुट सवाल है, ले लो यार एक प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, कितना बल लगाते थे आप लोग, पढ़ा होगा ये भी क्लास में, कितना बल होता है बताएगा कोई मुझे, Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, यार सभी को। अच्छा Q इक्वल टू क्या होता है बताओ जरा, CV रख देते हैं यहाँ पे, F इक्वल टू CV यहाँ पे रखेंगे तो C का भी वर्ग हो जाएगा, V का वर्ग, A एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब देखो ऐसा दे रखा है, लेकिन ऐसा तो कोई मैच नहीं कर रहा है, तो अपन ने क्या करा, D से मल्टीप्लाई करा और D से ही डिवाइड किया। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं कि मैं A एप्सिलॉन नॉट बाई D को मैं C लिख सकता हूं क्या, तो ये कितना आ गया अपना C स्क्वायर V स्क्वायर बटे 2, ये इसको हम C लिख सकते हैं धारिता के बराबर D, एक C से एक C कैंसिल, तो आपका उत्तर कुछ ऐसा आना चाहिए यार, CV स्क्वायर अपॉन 2D, कहीं पे ऑप्शन में है, अरे तो पहले ही आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। आसान है, बहुत आसान होता है यार, पेपर क्या है, सब जादू होता है फिजिक्स में। चलो बढ़ते आगे की ओर। अगला प्रॉब्लम, इन द सर्किट एज शोन इन द फिगर
ओके, तो देखो जरा इनमें से कौन सा सही है यही निकालना है। सर्किट देखो, अब देखो यहाँ पे समझो 20 में 1 एम्पियर जा रहा है, तो देखो V इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो ये V इक्वल टू इसका कितना हो जाएगा, आई दे रखा है एक और ये 20, तो अच्छा 20 वोल्ट इसका, तो 20 वोल्ट इसका होगा, ठीक है। अच्छा यार ये क्यों होगा 20 वोल्ट, क्योंकि देखो ये भी बेटे समांतर में है दोनों, और इनको चाहे तो अपन चिपका सकते हैं आपस में, ये शॉर्ट सर्किट हो गया ना, ये दो को चाहे तो अपन चिपका सकते, तो ये और ये समांतर में, और इनके साथ ये भी क्या हो गया समांतर हो गया, पैरेलल हो गया मतलब, तो अच्छा इसका भी 20 वोल्ट होगा क्या बेटे, तो इसका 20 वोल्ट, ठीक है। तो अब देखो इसमें करंट 0.5 है, 20 वोल्ट है, तो अपने को R इक्वल टू कैसे पढ़ते हैं अपन, बताओ जरा, V बाय आई पढ़ा होगा सभी ने, ठीक है। तो R यहाँ पे निकाल लेना है इसको, इसका क्या दे रखा R1 दे रखा है, तो R1 मान लेते हैं यार, R1 V कितना 20 और I कितना है 0.5, तो 20 बटे 0.5 तो कितना हो गया ये 40 वोल्ट, ऐसा कहीं पे ऑप्शन में है क्या, हाँ है, सॉरी वोल्ट क्या ओम, 40 ओम, आसान है, तो ऐसा कहीं पे हमारे ऑप्शन में ऑलरेडी है ही सही, तो ये 40 ओम, इजी है, बहुत आसान है यार, खाली वोल्टेज निकालना है। अरे बाबा इसका 20 वोल्ट है, 20 गुणित 1, तो इसका भी 20 होगा, इसका भी 20 होगा, ठीक है, पैरेलल है सभी। इसका करंट पूछा हो तो भी निकाल लेते हैं अपन, देखो 20 बटे 10 दो एम्पियर, तो इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए तो अपन आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे बस हमारे। तो अगला क्वेश्चन जो है 49, एन ओपन ऑर्गन पाइप सडनली क्लोज टू द वन एंड, देखो ओपन ऑर्गन पाइप ऐसा कुछ होता है, ठीक है, और इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है बताओ जरा, एफ नॉट वी बाई 12, पढ़ी होगी सभी ने, ये ओपन ऑर्गन पाइप की, और क्लोज ऑर्गन पाइप में होता है V बाई 4L फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। आगे बोल रहा है एक खुले पाइप का अचानक एक सिरे को बंद करने पर तृतीय सन्नादी की आवृत्ति खुले पाइप की तुलना में 100 हर्ट्ज से ज्यादा है। अब देखो इसको इस बंदे ने क्या किया कि भैया जो नीचे वाला है तला, इसको यहाँ पे कैद कर लिया, इसको इसने रोक दिया, ऐसे कर लिया, ठीक है। तो अच्छा इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो तो V बाई 4L होती है जी, तो लेकिन तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि तृतीय सन्नादी, तो तृतीय सन्नादी का मतलब हो जाएगा भैया जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 3 टाइम्स, मतलब जो भी आपने जैसे थर्ड हार्मोनिक, आपने हार्मोनिक भी बोलते हैं इसको, तो हार्मोनिक का मतलब ये होता है जो भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ जो भी गुणा में रहता है उसको बोलते हैं हार्मोनिक या सन्नादी, ठीक है। तो अब देख लेते जरा इसका, तो 3F नोट, तो ये जो F नहीं आ गया इसको F डैश बोल देते हैं, तो ये 3V/4L, और ये बंदा बोल रहा है कि ये जो F डैश आई है ये पुरानी F नोड के कंपेरिजन में 100 ज्यादा है, तो देख लेते हैं, तो ये कितना आ गया 3, ये समझ में आ गया भैया, V नोड क्लोज कर दिया तो क्लोज के लिए फंडामेंटल ये होती है, तो यहाँ पे ये 3 into V/4L आ जाएगा, तो क्योंकि ये तृतीय सन्नादी का बोल रहा है, तो देख लेते हैं 3V/4L इज इक्वल टू F नोट कितना है भैया, इसका ओपन है तो V/12 प्लस 100, ये 3/4 में से 1/2 को इधर जाए तो 75 में से 25 मतलब 1/4 बचा, तो 1/4 V/L ये बचा आपका 100, तो अपने को निकालना था ये F नोड निकालना था इसका, मतलब अपने को V/12 निकालना था, तो इसको इधर उठा के ले आते हैं अपन, ये ले आए इधर, देखो V/4L कितना है आपका 100 आया है ना, 2 से गुणा कर दो इधर दोनों साइड, इधर भी और इधर भी, तो ये कितना हो जाएगा V/12 और ये कितना हो जाएगा 200, और इसी को इसने क्या बोला यही पूछा है F नोड, तो इसमें 200 आंसर 200 आना चाहिए इसका उत्तर यार, ये पूछा है, देखो जरा खुले पाइप की मूल आवृत्ति निकालो, इज फाइंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप, आसान है, ठीक है, कुछ नहीं होता है, बहुत आसान होता है, ठीक है। तो आपको बस थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, आप जितने भी क्वेश्चन चाहे बस आप चुटकियों में कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं अगले लास्ट क्वेश्चन की, सॉरी कितना आया था ये 200 हर्ट्ज, और तो कहीं मिटा नहीं, ठीक। चलो अगला प्रॉब्लम करते हैं हम लोग, लास्ट प्रॉब्लम पेपर का, एक कांच की पट्टिका को क्रमशः 60 डिग्री पर आपतित होती है, यदि परावर्तित अपवर्तित लंबवत हो तो पदार्थ का अपवर्तन, अरे यार ये तो बड़ा इजी सवाल है, ब्रिस्टर्स लॉ पढ़ा ना आपने, ब्रिस्टर्स लॉ वही तो था कि जब यहाँ पे आपतित किरण जो है यहाँ पे आई और ऐसे रिफ्लेक्ट होके चले गई, और एक तो इसे बोलते परावर्तित और एक होती है अपवर्तित, दोनों के बीच अगर 90 डिग्री का कोण हो तो वो वहां पे ब्रिस्टर्स नियम लगता है। तो क्या क्या पढ़ा था आपने ये कि म्यू इक्वल टू 10
आईपी याद है क्या किसी को ये? ब्रिस्टर्स या फिर आईपी जैसे इंसिडेंट ऑफ पोलराइजेशन बोलते हैं ना इसको, टेन इनवर्स म्यू, एक ही बात है दोनों, टेन को उधर से इधर ले आए। तो अपने को देखो, अपने को क्या म्यू निकालना है भैया, ठीक है, तो म्यू निकालना है तो ये आ जाएगा 10, कितना आईपी कितना दे रखा है इस बंदे ने, पोलराइजेशन कोण आपतित कोण 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री, और 60 डिग्री 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। कहीं पे है क्या ऑप्शन में √3? ये √3, आसान था। तो चलिए फिर ये यहीं पे होती है समाप्ति पेपर की, मिलते हैं हम लोग, ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय।